मिलिटेंट्स को आर्मी में आपने भर्ती कराया। He was my buddy। मेरी AK-47 कैरी करता था यार। वो जिस दिन आया मेरे साथ, उस दिन के बाद हमारी कामयाबी जो है ना अलग लेवल पे चली गई। मिलिटेंट्स के साथ ब्रेन वॉश कैसे होता है? माइन कोई बोल के भेजते इंडियन आर्मी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो धोती पहनते हैं, ये तो डर जाएंगे, फिर यहाँ आके रोते हैं जब पड़ती है इनको कि हाय बचा लो। तालिबान अमेरिका ने बनाया। Afghanistan falls to Taliban control। अमेरिका ने बनाया पाकिस्तान की मदद से। You have read lot about पाकिस्तान। दो कंट्रीज एक टाइम पे अलग हुई, क्यों एक कंट्री बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और एक कंट्री बहुत ज्यादा नीचे गिर गई? जहाँ धर्म का तड़का लगाओगे ना, ये बर्बादी की पहली स्टेज। नेवर हैंड ओवर पावर टू अ फौजी जनरल। अवर करंट लीडरशिप, बात करते हैं पीओके के बारे में। डू यू थिंक हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो। ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो। When you go for operation, तब दिमाग में क्या चल रहा होता है? वही था कि यार कुछ ना कुछ करके जाना है, या तो नाम कमा के जाना है या तिरंगे में जाना है। कोई बीच का कोई ऑप्शन था नहीं मेरे लिए। हमारे पॉडकास्ट जितने भी लोग देखते हैं उनमें से 73.9% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा एंड उतने ही बड़े हम गेस्ट ला पाएंगे आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा वैल्यू मिले। आपने ये तो सुना होगा कि हमारी कंट्री की इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग बाहर मिलिटेंट्स एंड दूसरी कंट्रीज़ को पहुँचाते हैं, बट हमारी इंडियन आर्मी ना इनसे भी 4 कदम आगे है, क्योंकि ये अपने सोर्सेज हर जगह बना लेती है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मेजर जनरल यश मोर, इन्होंने बताया कि कैसे इंडियन आर्मी अपने सोर्सेज डेवलप करती है, कैसे वो मिशंस करती है, कैसे वो मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट के एरियाज़ में जाके वहाँ पर उनके कमांडर्स को एग्जीक्यूट करती है। इन सब के बारे में बात हुई है। उन्होंने हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में समझाया, टेररिज्म के बारे में समझाया, पाकिस्तान हमसे इतना पीछे क्यों रह गया उसके बारे में बताया, एंड अमेरिका ने कैसे तालिबान को बनाया उसके बारे में बात करी है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा आज के एपिसोड में, तो ये एपिसोड एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडियन आर्मी कैसे वर्क करती है हम सबको सेफ रखने के लिए। एंड इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक इंसाइटफुल इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। मेजर जनरल यश मोर, वेलकम ऑन फिगरिंग आउट। Thank you. What a pleasure to meet you and coming to your studio for the shoot. थैंक यू सो मच सर इधर आने के लिए। आज का पॉडकास्ट, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉडकास्ट इज, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, हम लोग ना लोगों को माइंडसेट समझाना चाहते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में आपने जो जो अचीव किया है उन सबको अचीव करने के पीछे माइंडसेट क्या होता है, राइट? क्योंकि आप इतनी सारी सिचुएशंस में होते हो जहाँ पे आप दिन भर सच झूठ, सही गलत, कंट्री की पॉलिटिक्स, बाहर की पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, 50 चीज़ें देख रहे हो, और उन सब के में आपको फर्म रहना है कि मेरे को तो देश के लिए कुछ फोड़ना है और करके दिखाना है। सो दी आइडिया एट द एंड ऑफ द डे कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना बहुत छोटी हैं। रियल प्रॉब्लम्स तो आप लोगों की हैं, आप लोगों ने जो एक्चुअल करा और उसके बाद भी आप हंसते रहते हो, एंड कैसे इतने बड़े बड़े काम कर लेते हो, व्हाट ड्राइव्स यू, इन सब के बारे में पॉडकास्ट बनाएंगे। सो आई वांट टू नो सारी स्टोरीज, हर आपके बारे में, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, एवरीथिंग। ओके, तो हम लोग एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर वी इवन स्टार्ट, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आप में ऐसा अलग क्या है? व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको अलग बनाता है? अलग ना, अभी राज मुझे ऐसा कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत नायाब हूँ या कोई ऐसा, मैं बिल्कुल गांव में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर सोल्जर थे और हम तो दाई ने पैदा किया, हम तो, मेरी माँ कभी हॉस्पिटल भी नहीं गई, अनपढ़ थी। बट ज़िंदगी में जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली ना, इवन एडवर्सिटी थी या बहुत ख़राब माहौल था, उसको मैंने एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू योर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कैसे होती है? एग्ज़ाम क्रॉस करने से लेके ऑफिसर बनने तक के बीच में क्या करना होता है? देखो, एग्ज़ाम तो रिटन एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके बाद हमारा एसएसबी होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। उसमें वंस यू क्वालिफाई मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है। बहुत से लोग सब कुछ करके भी मेरिट में नहीं आते हैं, ये भी हो जाता है कईयों के साथ।
तो उसके बाद वंस यू एंटर द एकेडमी, दैट इज़ वेयर द रियल चैलेंज स्टार्ट्स। क्या होता है चैलेंज? तो काफ़ी लोग जो बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से आए हैं और उनको आइडिया नहीं है, तो उनको एकदम ये हिट करता है। वहाँ तो सुबह 2:30-3 बजे उठना पड़ेगा, वो बड़े बूट पहनने पड़ेंगे और दौड़ना, फिर ड्रिल करनी है, एंड यू नो यू आर ओवरवेल्म्ड विद द करिकुलम वहाँ पे। टेल मी फुल डे क्या होता है? मर्सिलेस आप बोल रहे हो डे होता है, तो कैसा होता है? देखो, जब हम शुरू में गए ना, तो हमारा तो आई थिंक 3 या 4 बजे सुबह तो मस्टर फॉलिंग सीनियर ले लेता था। अभी कॉलेज फॉलिंग क्या होता है? मस्टर मींस यू विल जस्ट सी वेदर यू आर शेव्ड एंड यू आर रेडी फॉर पीटी होनी है 6 बजे। बट इसने बंदे ने अपना जो है सीनियर ने, उसने तुमको पहले ही 2 घंटे पहले ही खड़ा कर दिया है, लाइन अप कर दिया, आ जाओ इधर। बस जस्ट मतलब वो ये सफर्ड तो ही वांट्स। तो ये कुछ दिन चलता है ये, बट इफ यू स्टार्ट प्रॉपर डे से 4:35, तो यू हैव टू बी अप 6 बजे पीटी। सो 1 आवर इज ऑलमोस्ट पीटी, जिसमें कि पीटी के एक्चुअल टेस्ट भी क्लियर होने। तो पीटी इज नॉट दैट लेफ्ट राइट, ये वो यू हैव टू डू हॉर्स, यू हैव टू डू रोप्स, यू हैव टू डू रनिंग एंड बिल्ड योर मतलब स्टेमिना बिल्ड करना है, अपर बॉडी भी बिल्ड करनी है, सब कुछ बिल्ड करना है, बिकॉज वो टेस्ट नहीं तुम्हारे अदरवाइज क्लियर होंगे। और वह कॉलेज के हीरो भी आए होते हैं, वो भी लड़के होते हैं जो कर गए क्लियर, बट दे हैव नेवर बीन इनटू दिस काइंड, तो उनको थोड़ा सा वो होता है। तो पीटी के बाद देन अच्छी बत्ती बंद हो जाती है पीटी में। उसके बाद ब्रेकफास्ट, और जितना मर्जी खाओ, खाने की कोई कमी नहीं होती एकेडमी में, और तब पता लगता है हम कितना खा सकते हैं। सारा दिन भूखे रहते हैं फिर भी यू, एंड वेरी नरिशिंग फूड आर्मी गिव्स यू। देन वी हैव दिस ड्रिल। वो तो यू हैव टू वेयर दोस बूट्स विद 13 नेल्स इन दैट। उसमें आज राइफल ड्रिल है, आज खाली नेल्स मतलब वो बूट के नीचे ना, सो दैट आवाज जो आती है, यूर ऑन टारमैक, टक टक, वो टारमैक पे पैर कैसे मारना है, सावधान, ये वो। तो उसमें कई लोगों, किसी को स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाता है, कुछ ये भी हो जाता है। तो सो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुरू से फिट है दे कैन ईजिली अंडरटेक दिस, बट अदरवाइज 1-1.5 महीना सबको लगता है, 1.5-2 महीना लगता है टू कम एट। तो ड्रिल, वहाँ वो ड्रिल के उस्ताद होते हैं। आधों की तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता है सीधा कैसे चलना है, खड़े कैसे होना है, तो वो चलता है। उसके बाद देन वी हैव पढ़ाई भी होती है, बीच में 5-6 क्लासेस होती हैं। क्या सिखाते हैं क्लासेस? मैप रीडिंग सिखाते हैं, मिलिट्री हिस्ट्री सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, ज्योग्राफी सिखाते हैं, थोड़ा बहुत साइंस और मैथ्स भी पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं बहुत, और मिलिट्री टैक्टिक्स वगैरह। तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर ग्राउंड पे बहुत होता है, मोर्चे खोदो। एक छोटे से सिखाते हैं कि तुम सिपाही हो तो तुमने कैसे एक मोर्चा खोद के अपने कैसे डिफेंड करना है। वहाँ से लेके यू कीप ग्रेजुएटिंग ईच टर्म। देन स्विमिंग, फिर स्विमिंग की क्लासेस होती हैं, स्विमिंग है, फिर राइडिंग है। मतलब आप पूछो मत, रात तक जो है ना, व्हेन यू हिट द बेड यू डोंट नो, यू कैन स्लीप। चलते चलते भी लोग सो जाते हैं कि चल रहे हैं एक्सरसाइज में और सो भी रहे हैं, झाड़ी में सो रहे हैं, कहीं भी सो जाएंगे। पिक्चर बेस्ट ऑफ द मूवीज, यू गेट एन एक्टर टू कम एंड परफॉर्म, 5 मिनट्स में द एकेडमी विल गो टू स्लीप। उनको मतलब नहीं है। पिक्चर वॉज द बेस्ट दिस थिंग टू स्लीप। कि जैसे ही वो आता है ना, वो सेंसर बोर्ड का कि आप इतने रील की पिक्चर शुरू है, देन यू विल हियर द चेयर्स की आवाज ना, वो रिक्लाइनिंग की, कट करके गए। और जैसे ही हाफ टाइम होता है, देन गेट अप, सो एवरीबॉडी, तो देन कि हाफ टाइम हो गया भाई। उसमें यू आर सपोज टू सिट स्ट्रेट और गो टू वॉशरूम ऐसे, एंड जैसे ही दोबारा सेकेंड हाफ स्टार्ट अगेन, फिर सो जाते हैं। सो पिक्चर का टाइम इज नैप टाइम। हाँ, इट इज द बेस्ट नैप टाइम। तो यू लुक फॉर पिक्चर। कितने महीने चलती है ट्रेनिंग? डिपेंड करता है अलग अलग एंट्री की। आपके लिए कितनी? हमारे लिए 1.5 साल की थी। 1.5 साल यही चला? यही चला। फिर ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स भी बढ़ते रहते हैं, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज भी बढ़ जाता है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है ट्रेनिंग का? सबसे डिफिकल्ट जो मुझे तो इतना कोई, फ्रैंकली मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत फिट था, बट आई हैड फिटनेस का एक था, बहुत जज्बा था, तो मेरे लिए कोई ऐसी वो नहीं थी। बट वी हैव दिस स्पीड मार्च आफ्टर दी कैंप्स। सो 2 बड़े कैंप होते हैं, एक सेकेंड टर्म में कैंप होता है और एक फाइनल टर्म में, वेयर यू आर आउट 15-20 डेज, अपना खाना खुद बना रहे हो, मोर्चे खोद रहे हो, फिर वॉक कर रहे हो, मतलब दे रियली पुट यू थ्रू अ वेरी टफ रूटीन। उसके बाद 60 या 70-75 किलोमीटर का स्पीड मार्च होता है, यू कम बैक रनिंग, और वो कंपटीशन होता है, इंटर कंपनी कंपटीशन, इंटर प्लेटून कंपटीशन होता है। तो उसमें, और यू आर विद योर राइफल, यू आर विद योर पैक्स,
एंड वो बूट्स एंड ऑल दैट, सो दैट क्योंकि कंपटीशन भी है, इंडिविजुअल तो है ही है, पास करना है, प्लस यू वांट टू इंश्योर योर प्लेटून और योर कंपनी आल्सो विंस द ट्रॉफी, तो और बहुत कंपटीशन होते हैं इस तरीके के। तो फिर आप आए अब मेन गेम में, यहाँ से ट्रेनिंग होगी 1.5 साल बाद, नाउ यू गॉट पोस्टेड एंड यू आर स्टार्टिंग। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स जो आपने किया कि आपने हरकतुल जिहाद इस्लाम के लीडर को मारा। हाँ, ये तो बहुत साल बाद हुआ था, मतलब दिस वाज मच लेटर ऑलमोस्ट। क्या था वो, कौन लीडर था? उसके डिविजनल कमांडर को आपने शूट किया खुद? यू शॉट हिम? नो, आई डिडंट शूट हिम, प्रमोद कुमार झा शॉट हिम। बट मतलब क्या है कि मेरा स्मॉल टीम में शौक था ना, तो जहाँ जो काम 30 लोग करते थे मैं 4 लोगों से करने में बिलीव करता था, और जो काम लोग सोचते थे यार यहाँ 100-200 लोग चलने चाहिए, मैं सोचता 10 ही लोगों के साथ कर दूं। तो ये मेरे को था कि भाई स्मॉल टीम, क्योंकि सरप्राइज रहता है, सरप्राइज एलिमेंट रहता है आपके पास, प्लस वो सब एक दूसरे को हम जानते हैं, आँख से इशारा समझते हैं, गलती होने के चांस कम होते हैं, और लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ फ़ौज घूम रही है। सो हम पहाड़ों में और जंगलों में और ऐसी जगह पे बहुत जल्दी मेल्ट हो सकते थे। तो वी कुड कैच दिस गाइज व्हेन दे, मतलब कुछ सोच नहीं सकता कि कहाँ हमने इन लोगों को पकड़ा। सो दैट वो एलिमेंट रखने के लिए ना, शॉक एक्शन के लिए, सरप्राइज के लिए, सो आई बिलीव्ड इन मूविंग अराउंड विद स्मॉल टीम्स। तो मतलब एसएफ वाले ऐसे करते हैं ना, स्पेशल फोर्सेस यूजुअली डू वर्क लाइक दिस, बट आप थे इसमें 36 गढ़वाल। हाँ, ये इंडियन आर्मी की उस टाइम तक सबसे जबरदस्त काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स थी। क्यों? इसमें क्या स्पेशल था? इसमें स्पेशल इसकी ट्रेनिंग थी, इसका जज्बा था, और इसके जिस टाइप की ड्रिल्स इन्होंने बना रखी थी कि एक बार फायरिंग शुरू होगी ना, 36 RR छोड़ेगी नहीं। और साउथ कश्मीर में इन्होंने हर साल 125-150 मिलिटेंट ठोकना इनका रिकॉर्ड था, 36 RR का। एंड आई हैपन टू रीच दिस यूनिट एट वेरी लेट एज एंड स्टेज ऑफ माई लाइफ। तो मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ, वही था मोटिव कि यार कुछ ना कुछ करके जाना है, या तो नाम कमा के जाना है या तिरंगे में जाना है, कोई बीच का कोई ऑप्शन था नहीं मेरे लिए। तो आई एम वेरी वेरी पैशनेट। और उसके बाद ना CO बनने वाले थे, तो कर्नल के लेवल पे तो देन कॉम्बैट का तो चांस कोई है ही नहीं, इट्स ऑलवेज एट लास्ट था कि यहीं पे अब यहीं कुछ करना है। सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, तो आई वेंट टू साउथ कश्मीर। खालिद बसरा तो बहुत ही मैवरिक था, बहुत रिनाउंड लीडर था वहाँ का, डिविजनल कमांडर में सोचो आप कितना बड़ा टॉप का लीडर था। और ये नहीं मैं कहूँगा कि यार हम इसके बारे में सुनते थे, ये सपने में आता यार कभी खालिद बसरा मार दें तो क्या मज़ा आएगा, क्या सेलिब्रेट करेंगे। बट जिस दिन ये हुआ, इट जस्ट हैपेंड। मतलब मैं कह रहा हूँ राज, कोई ऐसी सीरियस प्लानिंग नहीं थी। कैसे हुआ फिर? मतलब ऐसा हुआ कि मेरा क्या था, हमारा ना बड़ा इंट्यूशन से काम होता था, गट फीलिंग से काम होता था। और मैं जैसे यहाँ बैठे ना, मेरे ये 8-10 जवानों को मैं बैठा लेता था नीचे, और हम कि चलो यार अब क्या करना है, 2-3 दिन हो गए सर, ऐसा करते हैं नहीं ऐसा करते हैं, कोई बोलेगा सर वहाँ चलते हैं। और तो एक जगह थी मुई नागिन, उस जगह का नाम है यार। वहाँ जाना ना, मतलब अच्छे भले इंसान की, चाहे वो पैरा का हो चाहे स्टैंडर्ड इन्फेंट्री का हो, हिम्मत चाहिए वहाँ ऊपर जाने के लिए। लास्ट में यू टू क्लाइंब ऑन ऑल फोर्स, इट वाज वेरी स्टीप एंड मतलब बहुत टफ क्लाइंब थी, टफ। तो कहता सर वहाँ बहुत दिन से नहीं गए। मैंने कहा हाँ यार बहुत दिन से नहीं गए, तो चलते हैं करते हैं कुछ। तो ऐसे, और मेरा ना टाइम का मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइम था। हम वो टिपिकल टाइम था कि सुबह जाएंगे, दोपहर को वापस आ जाएंगे, दोपहर को जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, या रात को एम्बुश लगाएंगे, सुबह वापस। नो, आई हैड टू ब्रेक दिस प्रिडिक्टेबिलिटी सिंड्रोम कि भैया फौज ऐसे काम करती है, क्योंकि फौज एक प्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी हद तक। तो मैंने कहा नहीं है, तो हमने बड़ा अलग टाइम पे, और ये था ना मेरा कैंप था, कोकरनाग एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, वो चश्मा स्टार्ट होता है वहाँ से, तो उसके पीछे पूरा जंगल था। तो आई कुड मेल्ट इनटू फॉरेस्ट स्ट्रेट फ्रॉम माई कैंप। तो मेरे को ऐसे था। तो ये हमने यही 7-8 लोगों के साथ हम गए, और तकरीबन दिन के 11-12 बजे के आसपास जो है ना, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं, और जो है ना, तो ऐसे दूर से मुझे ना एक मतलब दूसरी पहाड़ी से कोई 2-3 लोग ना दौड़ते हुए से नज़र आए।
तो छोटी छोटी दूरबीन थी, हमने देखा यार ये क्या है, कहता हाँ सर 1-2 लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा देख यार मैं गाँव का रहने वाला हूँ, तुम भी गाँव के, गाँव में दौड़ता कोई नहीं है, कोई इंसान गांव में जल्दी में चलते हैं, खेत में जाना ही है, यू नॉट सी ए रनिंग। वो एथलीट अलग है, बट नॉर्मल रनिंग करते हुए कोई गांव में कोई बेवकूफ़ है दौड़ रहा है। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है। तो मैंने अपने रेडियो से चेक किया अपनी यूनिट से 36 RR में, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, कहता सर वहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है किसी और यूनिट का, पहाड़ी के उस तरफ, वहां से ये लोग जो है शायद भाग के आए हैं, कुछ है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यार ऊपर चलते हैं, वहां एम्बुश लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब तक कोई आइडिया नहीं था कि इसके अंदर जो है सबसे बड़ा कमांडर भी है उसमें। तो हम गए हैं, बैठे हैं अपना, हमारा तरीका था हम 2-2 के बड़ी पेयर में हम बैठते थे, ठीक है, और से 200-300 मीटर के अंदर अपने अपने जगह पे पेड़ों के पास थोड़ा देख के दो लोग अलग अलग, उसमें ड्रिल बिल्कुल सेट थी, बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़ी सिस्टम बिल्कुल। तो हम बैठे हुए थे और कोई आधा पौना घंटा बैठे, जितना टाइम उनको लगा आने में, एंड आई हेयर 2 सिंगल शॉट्स, ठक ठक AK-47 का। तो वहाँ सबसे अच्छी जो आवाज़ सुनने को मिलती है ना वहाँ, वो लगती है AK-47 का फायर। यार इतना चल के गए हो, बत्ती बंद हो रखी, पसीना पसीना, घुटने दर्द के, उतना वहाँ ऊपर गए हो और फायरिंग हो जाए, इसका मतलब तपस्या सफल होगी। कि यार फायर हुआ है तो कुछ भाई आज तो किल मिलेगी, कुछ होगा, मतलब फल मिलेगा कुछ। तो टक टक तो नेचुरल ऐलान हो गया कुछ हो गया है। तो मैं भागा, तो मैंने ऐसे ही हड़ा दबड़ी मच गई हमारी, क्या हुआ। तो मेरे साथ गुरमेल सिंह था, वो लड़का मैं भूल नहीं सकता, सरदार जी इंजीनियर्स का, वो भी रिटायर हो गया शायद सूबेदार मेजर से या कुछ ऐसे। तो गुरमेल सिंह कहता साहब प्रमोद कुमार झा ने ना फायर खोल दिया है। झा कहते PK झा उसको। मैं क्या हुआ, कहता अभी वो पीछे भाग गया, उसके नट गया है वो। मैंने कहा बुलाओ यार उसको, गधे को, क्या हुआ। देखा तो हमने देखा एक लाश नीचे उल्टी पड़ी हुई थी ऐसे ना पत्थर के पीछे। और तो मेरा ये था कि यार ये जो आए हैं ना भगोड़े, ये इन्होंने मरना ही मरना है, ये तो आए हैं मरने के लिए, यहाँ आज यहाँ से बच जाएगा, कहीं और मारा जाएगा, लेकिन मेरा जवान नहीं जाना चाहिए। वो वेरी कॉन्शियस है। मैंने वो कहता भाई तुम्हें मैंने घर वापस पहुँचाना है ठीक ठाक, तुम्हारे माँ बाप के पास। तो ये मेरे माइंड में हमेशा था कि इट्स नॉट वर्थ लूजिंग ए सोल्जर इन दिस काइंड ऑफ थिंग। लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ, चाइना, वो अलग बात है, बट नॉट इन इसमें ना। तो मेरे को, तो मैंने कहा यार देखो, तो हमने फिर वो मतलब थोड़ी देर ट्रेल के पीछे भागे एंड वी गॉट होल्ड ऑफ प्रमोद को। जब तो उसने बताया, कहता सर मैं देख रहा, मैं और गुरमेल तो कि सामने 2 बंदे बैठे और हाँफ रहे थे। तो मैं समझ गया ये वही हैं जो आप बात कर रहे थे, और ऐसे ही लगा हाँफ रहे, थक गए थे ना ऐसे ऐसे करके। तो मैं देखूँ ये कौन है, उसको तो आइडिया नहीं हो, तो थके वैसे ही पत्थर के ऊपर बैठे हैं। तो मेरे को कहता उसकी जैकेट कुछ पहनी हुई थी, उसमें से ना वो रेडियो सेट नज़र आया, और वो रेडियो सेट था आईकॉम का, जापानीज रेडियो सेट था, सिर्फ लश्कर के पास होता था, सोफिस्टिकेटेड। आज भी ना उससे मैंने देखा नहीं इतना अच्छा कोई हमारा, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड रेडियो दे हैड, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, मल्टीपल चैनल, मतलब कमाल का रेडियो सेट था आईकॉम का। हाई टेक्नोलॉजी, हाँ हाई टेक्नोलॉजी, बिकॉज ISI दे रही है, लश्कर का बंदा ही हो सकता है, बड़ा मिलिटेंट होगा। तो वो कहता मेरे को नज़र आया, तो कहता है मैंने कहा फिर तूने क्या किया। कहता है मैं उसके नज़दीक गया, तो वो हैरान, क्योंकि ये अब हम अलग रूप में थे, वो हैरान, उसने कहा ये बंदा कौन है, दाढ़ी दूढ़ी थी, ये वो हमारे जैसा लग रहा था। कहता भाई तू कौन है, कहता तू कौन है। तो तब तक जो है झा ने अपनी फिरन को ऊपर उठाया, हथियार निकाली अंदर से, और इस डिस्टेंस से जैसे शायद हम लोग बैठे हैं, और उसको जो है ना 2 सिंगल शॉट ठाक ठाक मारे। वो इतनी नज़दीक से AK-47 का, तो लाश का शरीर का सोचो क्या होगा। तो वो ऐसे बॉडी पीछे जाके धाड़ करके पड़ी। तब तक दूसरा बंदा जो है वो, उसकी भी लगी शायद, पता नहीं, हमें वो भाग गया, वो हमें मिला नहीं कौन था क्या नहीं था, बट वो अब ये पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार कमाल है तूने। कहता हाँ साहब मैंने देख लिया। मैंने कहा भाई, तो हमने ना कहा इसको उल्टा करते, तो वहाँ कुछ लोग भेड़ बकरी वगैरह चला रहे थे, कुछ लोग हमें सिविलियन। मैंने कहा भाई इसको करो उल्टा, देखते हैं क्या इसको। जैसे हमने किया, वो बंदा कहता है सर कमाल हो गया। मैंने क्यों, कहता है तो खालिद साहब है। मैं खालिद साहब का क्या मतलब, कहता खालिद बसरा है। मैंने कहा सच में, कहता हाँ। मैं कहा तेरे को कैसे पता, कहता ये तो उसने, बट मेरे को विश्वास ना हो। मैंने कहा यार, तो उसने, फिर हमने उसके
ये वो तो कंफर्म हो गया कि है। मैंने कहा यार ऊपर बता दूं हेडक्वार्टर में, ये ना हो आप बता दो कि भाई हमने तो जो है बहुत बड़ा बंदा मार दिया और बाद में गलत निकले, नॉर्मल निकले। हाँ, तो मैंने वहाँ से सीईओ को रेडियो पे कॉल किया तो अपने कोर्ट से, तो कहते या व्हाट इज़ द न्यूज़। मैंने कहा सर 1 डाउन। कहता ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस यार, मज़ा आ गया। और मैंने कहा यू वांट टू हियर द नेम। कहता हाँ बता। मैंने कहा होल्ड योर ब्रेथ। मैं अभी सीईओ से बात कर रहा हूँ, ऐसी बात करते थे। ब्रिगेडियर रायज़ादा, कर्नल विनोद रायज़ादा, बहुत ज़बरदस्त इंसान भाई। तो मैंने कहा होल्ड योर ब्रेथ। कहता क्या है? मैंने कहा खालिद बसरा। वो भी कुर्सी से। कहता डोंट टेल मी। मैंने कहा हाँ सर खालिद बसरा है। कहता बता दूं आगे? मैंने कहा हाँ बता दो। और बताना किसको? कमांडर को। कमांडर कौन? जो बाद में चीफ बने, ब्रिगेडियर बिक्रम, जनरल बिक्रम, बहुत सक्सेसफुल चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो हमारे सेक्टर कमांडर थे। तो कहता बता दो। मैंने कहा हम बता दो। उनको बताया, उन्होंने आगे। वो शाम तक, जब तक मैं अपने कैंप पहुंचा ना, मेरे पास जो हाईएस्ट लेवल से फ़ोन आने या रेडियो पे मैसेज आने शुरू हो गए, कंग्रेचुलेशंस खालिद। ओ इट वाज अ नेशनल लेवल की न्यूज़ बना दी हमने वहाँ पे। और ये झा ऐसे बंदे थे यार मेरे, मतलब दिलेर। मैं कुछ तो था जो, मतलब आई गॉट कंपनी ऑफ दीज, आई वॉज ब्रेव बिकॉज दे वर ब्रेव। बट इसमें इसका नाम इतना क्यों बड़ा बना? क्योंकि ये डिविजनल कमांडर था ना। क्या करता था? लाइक वाज इट इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी बहुत ज़्यादा परेशान करती थी? हरकतुल जिहाद इस्लामी, अब तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, नाम भी चेंज करते रहते लोग। ये साउथ कश्मीर में एक्टिव थे और फिर डोडा किश्तवाड़ में भी एक्टिव थे। सो दिस ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, दोनों तरफ था। और इसमें पाकिस्तानी मिलिटेंट्स भी थे, इंडियन मिलिटेंट वो भी थे। जबकि लश्कर वाज प्योर, वो हिजबुल इज प्योरली कश्मीर बेस्ड कार्डर। तो इसमें दोनों का वो था। और बहुत से इनके फाइटर्स जो थे पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए थे। एंड खालिद बसरा घोड़े पे रहता था, कभी घोड़े पे, कभी सूमो चलाता था, कभी बाइक पे रहता था, फ्रेंच बियर्ड रखता था कभी। मतलब ही वाज अ वेरी 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 स्मार्ट, वेरी क्विक, वेल ट्रेन्ड, वेरी स्मार्ट, हाई ऑन इंटेलेक्ट, यू नो। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन किस लिए फेमस थी? क्यों इतना ज़्यादा परेशान करती थी? टेररिज्म किस टाइप का करते थे? व्हाट वाज देयर इंटेंशन एंड एक्शंस? देखो इन सब का ना इंटेंशन एक्शन कुछ नहीं, इनका दिमाग खराब है। वहाँ से इनको ट्रेन करके भेजते हैं कि यार इंडियन आर्मी में कैंप पे करो, लोगों को वो करो, और एक दिन आएगा जिहाद होगा और ये सब आज़ाद हो जाएगा, फलाना ढिकड़ा। और वहाँ इनको बोल के भेजते इंडियन आर्मी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो धोती पहनते हैं, ये तो डर जाएंगे। मतलब इनका पूरा, क्योंकि मैंने तो कैप्चर भी किए ना लोग, इनसे बात की, भाई तुम्हारा क्यों दिमाग खराब है, तुम यहाँ क्यों आए मरने के लिए? कैसा हमें तो ये सब बता रखा है, हमारा तो इतना ब्रेन वॉश है, हम तो सोचते हैं हम तो बस सीधा जो है जिहाद के लिए जा रहे हैं और बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे पंप करके। यहाँ आके पता चलता है यार यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देन फिर लोग भी इनकी खबर देते हैं। भाई ये तो खैर ऐसे तो हमने कई मारे इंसिडेंटली, हार्ड वर्क से मिल गए, बट बहुत से मिलिटेंट हमने तो मारे हैं बिल्कुल ढूंढ के और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन पे मारे हैं। एक मिलिटेंट की डायरी में ना एक शेर था, वो मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता। उर्दू में, मुझे उर्दू नहीं आती बट शौक बहुत था उर्दू सीखने का। तो मैंने एक बंदे ने कहा ये क्या लिखा है इसने? तो ये डायरी में बड़ा लिखते थे, शेर व शायरी ये वो। तो उसमें लिखा है कश्मीरी हमारे रहबर भी हमारे कातिल भी। कश्मीरी हमारे रहबर भी हमारे कातिल भी। मतलब रहबर है जो रास्ता दिखा, बहुत सुंदर वर्ड है रहबर, गुरु को भी कह सकते हैं, रास्ता दिखा, मेंटोर, गाइड। गाइड इज स्मॉल वर्ड, रहबर इज लिटिल बिगर। तो ये रहबर भी हैं, गाइड भी करते हैं, और हमारे कातिल भी हैं, क्योंकि फौज को भी खबर देते हैं ये कि भी ये कहाँ छुपे, क्योंकि फिर इनके काम भी तो टुच्चे काम करते हैं ना ये लोग। तो इसलिए जो है तो उन्हें यूजुअली ब्रेन वॉश किया जाता है वहाँ से कि इंडियन आर्मी में तो कुछ नहीं है, क्या इंडियंस धोती पहन के घूमते हैं। हाँ ये तो ऐसे ही हैं, इनको तो लाले हैं, इनको तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। उल्टी कहानियाँ चला रखी उनकी, उनका सब कुछ, मतलब ब्रेन वॉश किसी का करना हो तो फिर यहाँ आके रोते हैं, जब पड़ती है इनको, फिर रेडियो पे रोते हैं कि हाय बचा लो, ये हो गया वो हो गया। फिर देन मोस्ट ऑफ देम। आपने एक सेंटेंस बोला था कि टेररिस्ट नॉर्मल इंसान ही है, बस उनमें वायरस आ गया है। ये मैं बहुत यूज करता हूँ। मैं कहता यार बंदा ठीक था यार, थोड़ा वायरस है इसके अंदर, एंड मतलब इज फाइटिंग फॉर अ रॉन्ग कॉज। हमारे पास होता तो बहुत बढ़िया काम करता। तो मिलिटेंट्स के साथ ब्रेन वॉश कैसे होता है? क्या उनको सिखाया जाता है? आपने इतने लोगों से बात करी, कैसे उनके अंदर वायरस डाला जाता है? बिकॉज है नॉर्मल लोग हैं, या तो देखो कुछ वो खुद इंसिडेंट देखते हैं लाइफ में कि कोई ऐसा बंदा आ गया जिसने कि बहुत पुलिस से या मिलिट्री से टॉर्चर हुआ है, या गलत किसी को
वो एक तो वो फैलाई जाती हैं, वीडियोस फैला, अब वीडियो का टाइम आ गया, पहले तो कहानियाँ थी या इस टाइप से क्या लोगों को टॉर्चर हुआ है या कुछ हुआ है। दूसरे जो होते हैं ये जो जमात के लोग हैं, राइट विंग, जो फ्रिंज, बिल्कुल ही राइट विंग का फ्रिंज है, वो कहता है बस ये तो जो है हमें कैप्चर कर लेंगे, हमें मार देंगे, ये तो हिंदू है, ये है, वो है, इस टाइप का। ये नहीं पता, हम तो सबसे सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे साथ तो मुस्लिम सोल्जर्स भी थे, सब तरह के, और वो उतनी दिलेरी से लड़ते हैं, कोई, और कश्मीरी भी, कश्मीरी सोल्जर्स ऑल्सो। सो ये उनके माइंड में डाला जाता है, और बस राउंड द कॉर्नर है जिहाद, फिर देखना जन्नत मिल जाएगी, और तुम तो जा रहे हो बड़े नेक काम के लिए, कौम का काम कर रहे बट हो। हाउ डू दे मेक श्योर कि वो सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो इंडियंस को या हिंदुस्तानी लोगों को अपना एनिमी देखें? क्या बोला जाता है कि ये हमारे एनिमी है? आई थिंक द एंटायर नैरेटिव जो पाकिस्तान के अंदर बिल्ड किया ना उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद, क्या कश्मीर narrative? को लेके, कि ये दुश्मन है हमारे, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कश्मीर शुड हैव बीन पार्ट ऑफ अस, और इस्लामिक फ्लैग कि हम सुपीरियर हैं, और देखो हम कभी राज भी करते थे यहाँ, आज ये वो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक, फिर जो कहीं देश में कोई ऐसी इवेंट हो जाती हैं जिसको लेके एक्सप्लॉयटेशन नैरेटिव बिल्ड किया कि जाता है, हमारे लोग मार रहे हैं, हमारी जगह ले ली। हमारी जगह ले लीजिए, अब ये हो गया, वो हो गया। तो हमारे यहाँ भी कोई ऐसी हरकतें होती है तो उसका बहुत ब्लोअप दूसरे देश में देखने को मिलता है। जो हमारे फिरके में साउथ एशिया में यही है, भाषा एक जैसी बोलते हैं, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ट्विस्ट है, कहीं ना कहीं। यू नो सेम न्यूज़ वहाँ पे अलग तरीके से दिखाई जाती है। सो अरे तुम पाकिस्तान की बात करो, मैं तो 1 साल बांग्लादेश में रह के आया हूँ। वहाँ मैं अखबार खोलता था, मैं हैरान होता था कि इतना बॉर्डर के ऊपर कोई छोटी मोटी हरकत होगी, वहाँ इट वॉज बिग न्यूज़। और यहाँ हमारे जो लीडर कहते हैं ये घुसपैठिए हैं, ये दीमक है, इलेक्शन में अभी भी ऐसी सी बातें, वो प्रोटेस्ट करते हैं, और वहाँ कहते हैं देखो कर्नल, आपके तो लीडर हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ दिस, फिर यू नो यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योर नेशन देयर। तो अब इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा जब आप पोजीशन उस पर हो ना, थोड़ी अलीमी से बात करनी चाहिए। और हमारे देश की खूबसूरती है कि हम सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ देश है ये। आप मिलिटेंट से बात करके मिलिटेंट्स को आर्मी में आपने भर्ती कराया है। व्हाट इज द स्टोरी? टेल मी फ्रॉम स्टार्ट। ये ना मतलब मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मतलब मुझे अपनी लाइफ में जब पीछे मुड़ के देखूंगा कभी कि कुछ जो आपका रजिस्टर में लिखा जाएगा अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ यार मैंने बहुत प्यार बांटा अपनी लाइफ में। जबकि लोग अज्यूम करते हैं यूनिफॉर्म में AK-47 हार्ड होंगे, रूथलेस होंगे, वैसी स्टोरीज आपके उस पर आती भी हैं। बट वो एक दौर था, मैंने वो भी किया, एक्सट्रीम वायलेंस भी देखा, और आगे बढ़ के बहुत मिलिटेंट होके हमने। लेकिन दूसरी तरफ ये ह्यूमन एंगल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो ये बात है 2002 की नवंबर दिसंबर, और मैं क्या है ना राज, वो कोकरनाग का बाज़ार और वहाँ पार्क में ना मैं फिरन पहन के घूमता था बिना AK-40, दाढ़ी थी मेरी बड़ी सी। तो लोग कई बार मुझे जानते भी थे, गले मिलते थे, और मेरी जेब में कई बार पर्ची डाल देते थे, जस्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, कि यार ये नेक इंसान है, इसकी मदद करनी है, इसको सही चीज़ बतानी है। तो ऐसे ही कोई हमारा प्यारा था, उसने मुझे बताया कि ये गांव है, जलन गांव उसका नाम है, और ये यासीन मलिक का गांव है। JKLF का लीडर रहा है यासीन मलिक, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पर एक मिलिटेंट है, बाएं पैर में गोली लगी हुई है, गोली लगी थी डोडा किश्तवाड़ में, और यहाँ उसको खालिद बसरा लेके आया है इलाज कराने के लिए। ये कनेक्शन है। तो अपना जैसे काम करने का तरीका था, हमने दोपहर को एक पार्टी भेजी, दोपहर को 1 बजे, और उसने बोला, मैंने फिर बातचीत पूरा पता किया, मैंने कहा वहाँ कोई हम जाएं और कुछ हो जाए ये वो। कहता नहीं सर, उसको दोपहर को धूप चारपाई पे लेटा हुआ धूप सेकता, उसके एक परिवार है जो उसकी देखभाल, खालिद साहब ने बताया हुआ इसकी देखभाल करना, इसको चोट लगी हुई है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने रेड किया, और रेड किया, इसको उठाया वहाँ से। तो इसने 5 मिनट में सारा सच बता दिया, अपना नाम बता दिया, अपना गाँव बता दिया, और पाकिस्तान में कितने दिन रहा वो बता दिया, गोली कहाँ लगी, 11 RR के ऑपरेशन में लगी थी पैर में, एवरीथिंग वाज ट्रुथ, एवरीथिंग वाज ट्रुथ। हम उठा के ले आए, हलचल मच गई कि यार इनको कैसे पता। एनीवे, सो इट वाज अ बिग कैच, जिंदा पकड़ा। तो हमने जैसा अपना तरीका था, हमने ऊपर इन्फॉर्म कर दिया उसको, पुलिस को, और हैंड ओवर कर दिया मिलिट्री अथॉरिटीज़ को। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटरोगेशन किया, क्या किया, वो जॉइंट इंटरोगेशन वगैरह में गया, जहाँ सारी इंटेलिजेंसीज
पता करना चाहती है, कुछ ना कुछ पता चले। 4-5 दिन के बाद वो जिस एड्रेस पे गया था वहीं से वापस मेरे पास आ गया। वो उसको ना थ्रू द सेंड किया, इसके पास जो इसने बताना था बता दिया। देयर इज नथिंग वी कैन डू बिकॉज डजंट ही इज फ्रॉम अनदर एरिया क्रॉस पीर पंजाल। इमेजिन कोई यहाँ से हम बॉम्बे में पकड़ लें बंदा केरला का हो या खैर डिस्टेंस के ऊपर, वहाँ इज अ डिफरेंट रीजन ऑलटुगेदर। तो मैं गया इसको मिलने के लिए, तो मैंने इससे बात की। मैंने कहा यार इसको दवाई दो यार, इसको कुछ विटामिन वगैरह दो, इसके चोटें लगी हुई थी, टॉर्चर से बेचारा बहुत टूटा हुआ था। तो हमने इसको इंटरोगेशन टॉर्चर से, तो हमने इसको दवाई वगैरह दी, खाना वाना खिलाना शुरू किया। तो मैं रोज़ शाम को मैं इसके साथ 15-20 मिनट इससे बात करता था। मैंने इसके परिवार के बारे में, इसकी पाकिस्तान में इसने क्या किया वो, एंड धीरे धीरे स्टार्टेड रिगेनिंग स्ट्रेंथ। और फिर एक दिन ऐसा आया कि भाई इसका क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। कहते यार इसका कर देते हैं काम, जो कि मैंने कहा देखो मैं तो जो है नास्तिक जरूर हूँ, लेकिन ऊपर कोई है उसको मानता हूँ। तो मैं तो कभी जिंदा इंसान पे गोली चलाऊंगा नहीं, ना करूँगा ये काम। ये मेरी कमिटमेंट भी थी कि किसने बोला मारने के लिए? जिसने भी मर्जी बोला तो मुझे ये आपकी टीम में किसी ने मुझे हिंट दी कि इसको कर देते, इसका कोई यूज़। मैंने कहा नहीं, ये अगर बचा है तो बच गया है, नहीं तो मर जाता ऑपरेशन में, चला गया होता, नाम भी नहीं सुना होता। हमने कहा ठीक है। तो उसने फिर कमाल की बात क्या है, उसने देखा कि सर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसने एक दिन मेरे से बैठा हुआ था, कहता सर मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा चल। मैं कहा तू क्या? कहता मैं आपको सिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। मैंने कहा चल। वो जिस दिन आया मेरे साथ और मेरे साथ चलना शुरू हुआ, उस दिन के बाद हमारी कामयाबी जो है ना अलग लेवल पे चली गई। इसने हमें सिखाया कि ये पाकिस्तानी ट्रेन मिलिटेंट चलते कैसे हैं, बात क्या करते हैं, बैठते कैसे हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं। मतलब मेरे लिए ना इट वाज दैट ट्रेजर, जो उसने जो ट्रेनिंग वहाँ करी थी, यहाँ करी थी। मैंने कहा तू सिखा भाई हमारे को। तो ही स्टार्टेड एंड ही बिकेम माई बडी। राज, ये मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ही वॉज माई बडी। मेरी AK-47 कैरी करता था यार, मेरा बैग कैरी करता था मैं। और मुझे कहते सर आपको पता नहीं है, ये मुसलमान है, ये मिलिटेंट है, गोली मार देगा, आप ऐसा रिस्क। मैंने कहा यार देखी जाएगी। अब मैंने तो सोच लिया मेरा अपना है ये। और उसको भी लगा कि यही मेरा सब कुछ है। मतलब एक मैं ये मानता हूँ ना, इंसान बहुत खूबसूरत होता है, ट्रस्ट करने से आपको पता चलता है। तो मैं तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ लोगों को। तो मेरे साथ चलना शुरू किया, मेरा कॉन्फिडेंट बन गया, मेरा बडी बन गया। यंग था मेरे से, और मैं 42 साल के, तो मेरा बैग भी कैरी करता था, मैं बुक्स कैरी करता था ये। तो उसके बाद हमें बहुत कामयाबी मिली। तो फिर मैंने जो है मैंने ये कोशिश करी कि यार ये तो इतना बढ़िया आदमी है, इसके आने के बाद तो हमें इतनी कामयाबी मिल गई, इतने जगह ये हमें लेके गया जहाँ हमने बड़े बड़े टॉप कमांडर्स को मारा। तो मैंने कहा इसको जो है, ये भारत का बेटा है, इसको फ़ौज में भर्ती कर दिया जाए। तो बाद में फ़ौज में भर्ती हुआ और इसकी शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए। और हर दिवाली, हर ईद हम अगर बात ना करें तो मुझे कोई कमी लगती है। तो ये एक ह्यूमन स्टोरी, हाँ बीबी ह्यूमन स्टोरी है, और एक प्यार की स्टोरी है कि तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने उसको मारा नहीं। पर क्यों आपको इस पर भरोसा हुआ? भरोसा वो मुझे लगा यार बंदा तो अपना ही देश का बच्चा है। सबसे पहले मेरे माइंड में ये आया यार ये इंडियन है। सच बता रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है मुसलमान है, जाट है, ये हिंदू है, ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है। कभी मैंने कहा इंडियन है यार, ये मेरा बच्चा है देश का। अगर गुमराह हुआ कहीं ना कहीं, शायद मतलब अगर ये अच्छे स्कूल में जाता, इसके पास भी कोई ऑप्शन होती, या कोई घर में कोई, मतलब यार क्यों मेरे देश का कोई बच्चा हथियार उठा के यार जाएगा वहाँ और हमारे को मारने के लिए आएगा। तो एंड देन जब मैंने इससे बातचीत वगैरह, इतने महीने हम साथ रहे, तो मैं देख लिया यार कि यार तो बहुत बढ़िया आदमी है यार ये तो। उसे पूछा कभी कि क्यों गए उधर और कैसे? हाँ, सारी चीज़ें क्यों गए और कैसे गए? वही ये जो क्या कहते हैं वायरस, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, कैसे आया इनमें वायरस? कि ये लोग जो राइट विंग वाले जब आते हैं बताने के लिए, या इस टाइप की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बहुत टॉर्चर हो रहा है लोगों को, अब जिहाद करना है, ये अब देखो ना कब से ये चल ही रहा है कोई ना कोई, बट इट इज़ इन ट्रिकल। इंडियंस बहुत कम ने वेपन उठाया अपने देश के खिलाफ, ये मैं बता दूँ। पर आपको भरोसा कैसे होता है? क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ का इंसान हो और वो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं, वो तो फिर अब हमने चिट्ठी लिखी, उसके फादर आए मिलने यार,
मैं उसके फादर से मिला और इतने दिन यार देखो ट्रस्ट के बिना कैसे ये दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि वो हो सकता था कि सामने वाले का इन्फॉर्मेंट और आपके साथ नहीं वो सब देखो वो सी देयर इज पॉसिबिलिटी राइट एक इंसान होगा केस में पॉसिबल नहीं था जो इसका इतना टॉर्चर हुआ है जो इतना इंटरोगेशन हुआ है सारी इंटेलिजेंसीज ने उसका सब कुछ चेक कर लिया उसका घर तक चले गए होंगे देखने के लिए जिस दिन एक कश्मीरी ऑफिसर बनेगा मेरे हाथ से मैं दिवाली मनाऊंगा यार मेरे को जज्बा है यार ये देश के बच्चों के लिए काम करने का मेरे कभी नहीं आया सच में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम अ ह्यूमन लेवल कि मैं कैसे किसी इंसान पे ट्रस्ट करूँ जो मुझे पता है कि या तो मेरा सबसे बड़ा एसेट है ये मुझे लेके जा रहा है सिखा रहा है कि यार ये पाकिस्तानी ट्रेन जो मिलिटेंट्स हैं किस तरीके से वॉक करते हैं किस तरीके से चलते हैं ये मेरे को हर चीज़ सिखा रहा है ये मेरे लिए एक तरीके से मेरा बडी है राइट मैं इसको 4 चीज़ें सिखा रहा हूँ ये मेरे को 4 चीज़ें तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट हो सकता है लाइफ में एट द सेम टाइम 1% चांस है कि ये उन्हीं का आदमी हो सकता है जो मेरे को धीरे धीरे मेरा भरोसा जीत रहा है और फिर मेरे को फंसा देगा और लंबा मेरे को ले जाएगा क्योंकि मैं एक आर्मी पे अच्छी पोजीशन पे राइट दैट 1% चांस सो वो कैसे डिसाइड करते हो कि यार ये 1% नहीं है मेरे को भरोसा है कि आदमी अपना ही है और ये सही करेगा मेरे ना कहीं एक और चीज़ है जो भाई आपने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया इस पर कि जब मैं अपने यंग ऑफिसर्स से बात करता हूँ लीडरशिप पे मैं उनको हमेशा कहता हूँ यार लेट योर हार्ट रूल योर माइंड दिल से कमांड करो दिल से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो तो कहीं ना मेरे वो ह्यूमन एंगल इतना वो है कि मैंने 99% अगर फेथ है फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है मैं तो 10% फेथ पे भी काम किया मैं क्या बताऊं तुमको ऐसे काम किए हमने वहाँ पे लोगों के ऊपर 5% पे मैंने भरोसा मेरे जवान कह रहे हैं साहब मुझे तो डाउट लग रहा है इस पे कैसे काम किए बताओ एग्जाम्पल एक नौजवान लड़का मेरे उसमें आया ऐसे चलते ना मैं जवानों से लोगों से ना बात बहुत करता था जब 20-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं रोज कोई मिल गया नौजवान आ जा भाई क्या कर रहा है कौन से कॉलेज में है कौन से स्कूल में है मैं ये नहीं पूछता था मिलिटेंट का है जनरली फौजी क्या करते हैं ओए मिलिटेंट का है ओए जादी का है ओए खबर दे दे वो क्यों बताएगा तुम्हारे को यार क्यों तुम्हें ट्रस्ट करेगा तो मेरा पहले था यार इनसे पहले दिल जीतो बात करो इनके घर बैठो चाय पियो कोई मुसीबत है वो पूछ लो इनकी तो ये मेरा ना वो तो एक लड़का मेरे साथ चलता रहा वो मैंने बुलाया उसको तो उसने एक दिन आया कहता साहब मेरे को ना घर में बड़ी दिक्कत है ये है मुझे 1500 रुपये चाहिए मैंने कहा ले ले भाई तो 1500 रुपये आज से 25 साल पहले आज के 10-15 हज़ार रुपये क्या था फिर वो आया हफ्ते 10 दिन के बाद 1000 रुपया चाहिए मेरे को बुक्स चाहिए लेनी है मेरे को ये लेना है क्रिकेट किट लेना है मैंने कहा ठीक है फिर वो आया कुछ दिन के बाद फिर मेरा जो 2IC था या मेरा सीनियर JCO लाला राम साहब थे आर्टिलरी के गनर कहता साहब ये कोई नशा नुशा करता होगा क्यों आप इसके ऊपर अपने पैसे बेकार कर रहे हो ये वो मुझे तो ऐसे बेवकूफ़ लगता है मैंने कहा साहब क्या बात होगी ये बात 4-5 हज़ार रुपये ले गया लड़का कोई बात नहीं मैंने कहा अपना है कम से उसको ये फेथ होना चाहिए मैं गया इनके पास और मोर साहब के पास जो सुना था वो सही है आप सोचो ये बात आई गई होगी 6 महीने के बाद अब 6 महीने बीत गए गायब है मुझे नहीं पता इसका तब कोई फ़ोन नहीं होता था कोई व्हाट्सएप नहीं था तो मुझे पता एक दिन दोपहर को 2:30 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक हो रहा और मैं सोया हुआ था बड़ा कहीं से ही हो क्या कहता साहब वो आ गया है मैं कौन कहता इस्माइल या क्या नाम था वो आ गया मैं कौन यार कहता साहब जो जिसको आप पैसे देते थे और आप कुछ कहते थे लड़का किस दिन बड़ा काम करेगा मैंने कहा अच्छा कहाँ है कहता साहब इतना सारा एमिनेशन लेके आया हुआ है मैंने कहा यार ये कैसे हो गया भाई तो मैं गया वो एजिटेटेड वो मिला अस्सलाम वालेकुम करके और उसने मेरे को क्या साहब देखो उसके पास ना इतना बड़ा ब्लैक बैग जैसे क्रिकेट का किट होता है ना जिसमें बैट और पैड रखते हैं ऐसा ब्लैक सिंथेटिक बैग AK-47 एमिनेशन से भरा हुआ उसमें ग्रेनेड उसमें वो RPG के राउंड उठा नहीं सकता एक आदमी इतना बड़ा बैग उसके पास और कहता साहब ये आपका संतरी अगर मेरी देख लेता मेरे पास मिलिटेंट बैठा हुआ था ऑटो में ये ऑटो चलाने लग गया टू कट द स्टोरी शॉर्ट ये अनंतनाग टाउन में ऑटो चलाने लग गया एक दिन इसने बस से एक बंदा उतरा पता नहीं कहाँ से कोई मिलिटेंट और उसने कहा मेरे को फलानी जगह जाना है इसने कहा मौका कहता मैं ले जाऊँगा इसने उसको बैठा लिया अपनी ऑटो में कोई 20 किलोमीटर और उसने हमारे कैंप के बाहर कैंप ऐसे पहाड़ी पे है नीचे रोड है मतलब 40-50 गज पे 100 गज पे रोड है जो मेन रोड चल रहा है कोकरनाग से आगे वैल्यू जा रहा है वहाँ और वहाँ उसने अपनी ऑटो ख़राब कर ली
और वो देख रहा है इशारा, हॉर्न कुछ कर रहा है कि फौजी देखे तो मैं बोलूं, जो बंदा बैठा है आ जाओ यार पकड़ लो, मिलिटेंट है, AK-47 भी है और इतना एम्युनिशन। तब तक ना वो उसको वो यार वो डरता है, वो तो 24 घंटे डरता है, देख कि ये क्या कर रहा है, अभी तो ऑटो ठीक चल रही थी, उधर क्यों देख रहा है, और देख लिया कैंप उसकी, तो आई कैन इमेजिन मिलिटेंट देख ले फौजी कैंप के पास खड़ा है, वो भाग गया, ही जस्ट रैन अवे। और ये गुस्से में फिर अपनी ऑटो लेके आया और सब पे चिल्ला रहा, आज मैंने जो है आज दे देना था तुम्हारे को मिलिटेंट, और इतना एम्युनिशन लेके आया। मैंने गले लगाया, मैंने कहा यार तू नहीं भी लाता, तू अपना बच्चा है यार, क्या बात होगी, तूने काम ही किया है ना। और मैंने कहा साहब देख लो, आप कहते हैं ये नशा वशा करता, ऑटो चलाता है, ये ऐसा, ये है वफादारी। जो आपने एक पाकिस्तानी ट्रेन मिलिटेंट था उसको इंडियन आर्मी सोल्जर बनाया, उसने आपको क्या सिखाया था? आपने बोला कि उसने मुझे सिखाया और वो मेरा गुरु बन गया एक तरीके से कि आई थॉट तुम भूल चुके हो वो बात। उसने हमें चलना सिखाया यार। हमें जो आदत है ना ये मिलिट्री की, पेट्रोलिंग की, हम एक लाइन में चलेंगे, इतना गैप रखेंगे, और एक रेडियो सेट भी है, एक इक्विपमेंट है, हेलमेट पहना हुआ है, सीनियर कहाँ है, छोटी सी बात होगी सीनियर से पूछेंगे अब क्या करना है, और ये हमारे पार्ट है कि एनसीओ यार साहब से पूछ लो, मैं ऊपर वाले। इसने सिखाया कि ये लाइन में नहीं चलते कभी, ये इकट्ठे चलते हैं, और ऐसे चलते हैं जैसे कॉलेज के दोस्त। कॉलेज में कैसे चलते हो तुम? ऐसे 4-5 लोग चले जा रहे हैं, रोड ऑक्यूपाई करके चलते हैं, ऐसे बड़ा करके। लाइन में कभी यार देख लो यार, रोड है तो ऐसे चलते हैं, कहना पड़ता है ना यार, देख लो भाई रोड पे। मैं अभी भी यार थोड़ा यार तुम साइड हो जाओ, एक साइड हो जाओ यार। साइकिल पे भी ऐसे साइकिल चलाएंगे, हाँ भाई और क्या हो रहा है ऐसे करके। तो दे वॉक लाइक दिस एंड दे द वे दे मूव अराउंड, कैसे कपड़े पहनते हैं, ग्रीट कैसे करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कैसे कहते हैं, और दूसरा क्या जवाब देगा कि इसको पता लगेगा कि बंदा अपना है। क्या चीजें हैं, पता चलता है कैसे होता है बताओ। मतलब वो ग्रीटिंग का अलग तरीका है, लश्कर वालों का, पाकिस्तानियों का थोड़ा सा अलग तरीका होता है कैसे ग्रीट करने का। वो बहुत अच्छे से अस्सलाम वालेकुम, बरकतल, वो क्या मैं भूल रहा हूँ, वालेकुम सलाम या रहमतुल, मतलब थोड़ा सा उसमें एक, अब इतने साल हो गए यार, अब मिनट मैं कब मैं भूल गया, मैं कब उस दौर के अंदर था। तो एक्स्ट्रा 1-2 लाइन ऐड करते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा 1-2 लाइन ऐड होती हैं, थोड़ा ज़्यादा इस्लाम का तड़का लगाने की कोशिश करते हैं वो, और हर चीज़ को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करते हैं। वो उनके आर्मी के ऑफिसर भी करते हैं। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो यार सर? मैंने कहा हमें देखा है, हम गुड मॉर्निंग करके स्टार्ट कर देते हैं अपनी हर चीज़। तो वो एडमायर करते थे कि हाँ सर कुछ तो सर में बात है, अलग है। मैंने कहा क्या यार तुम हर चीज़ में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके शुरू करते हो हैं? मैंने कहा हाँ समझ गया, डोंट गिव मी एन आंसर, ये सब अब यू हैव टू बेयर विद इट, है ना, वी आर लक्की। मैं कहता था उनको, मैंने कहा भाई हम तो बहुत हैप्पी हैं, हम इंडियन आर्मी में और इंडिया में, हमारे पे कोई बंदिश नहीं है कुछ भी करने की। उनके बंदिश है कि आज जुम्मा है भाई, मस्जिद में नज़र आना है आपने, मिस नहीं कर सकते मस्जिद की परेड। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जाना है तो जाओ नहीं तो मत जाओ। तो वी आर वेरी लक्की रियली, लॉट ऑफ फ्रीडम, वी आर ब्लेस्ड। मैं हमेशा, वी आर ब्लेस्ड एज अ नेशन, एज पीपल। तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना, उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। सो जो उसने आपको ट्रेनिंग दी, जैसे आपको सिखाया कि कैसे बात करते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे चलते हैं, ये इसने आपको हेल्प करी कि कैसे आप उनमें घुल मिल जाओ, कि इसने ये हेल्प करी आइडेंटिफाई करने में कि ये सारे ट्रेड्स जिसमें मैच हो रहे हैं ना सर, वो पक्का उधर है कुछ? नहीं, दोनों चीज़ें सारी, हमारा काम करने का तरीका बदल गया। इट वॉज आई ओपनर फॉर अस, इट वॉज आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी एंड माई टीम। भाई ये है तरीका, भाई हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि तब तक वी हैड डन रीजनेबली वेल। बट उसके आने के बाद और लेवल बढ़ गया, और हमने बहुत शायद बहुत कामयाबी मिली, सबको मिली, और बड़ा नाम, मेरी यूनिट का बड़ा नाम हुआ, सेक्टर का नाम हुआ, आर्मी का नाम हुआ, देश का नाम हुआ ना यार। हम तो आए गए हो गए, लेकिन वो यादें अभी भी हैं कि हाँ यार। तो ही वाज वेरी हेल्पफुल टू अस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द हेड हंटर्स। हाँ, अब मुझे इसके बारे में जानना है। ये हेड हंटर्स हैं। हेड हंटर्स, ये नाम मैंने दिया था इनको, कि काम था हमारा इनको, ये जितनी तंजीम थी वहाँ पे, तंजीम कहते हैं इनको ग्रुप्स को, इनको हमने एटलीस्ट सोचा अपने एरिया से तो साफ करेंगे।
तो इनको चूज कैसे किया एक एक को? वो मैंने बताया ना टीम कैसे बनाई वो है, बट ये सब देश के अलग अलग कोने से हैं और हम वहाँ इकट्ठे हुए, हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो मैं कहता कुछ ना, ये कर्म भूमि है, ये हमें यहाँ इकट्ठा किया गया है, हमें ये मिशन मिला हुआ है, हमारे कर्म है, हम कुछ करके जाएंगे यहाँ। तो अगर राइटियस होंगे ना, वॉर ऑफ राइटियसनेस है, सच्चे इंसान, सच्ची निष्ठा, सच्ची देशभक्ति से काम करेंगे, मन को सही जगह लगा के, रेज नहीं, देयर इज नो रेज, देयर इज नो हेट, नो हेट नो रेज, इट इज प्रोफेशनलिज्म। तो अच्छा काम करेंगे, सोच अच्छी होगी। तो ये सब के सब सेना मेडल हैं, ऑल ऑफ देम आर अवार्डेड सोल्जर्स है। सो ये उस टाइम पे नहीं थे ना सेना मेडल, बाद में मतलब 7-6 महीने लग जाता है। और सो ये सब सोल्जर्स जैसे तो नहीं लग रहे हैं। व्हाट इज, डू यू थिंक कि एटलीस्ट ये पिक्चर में ये आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी सोल्जर्स कम, वो तुम बताओ, आई एम आस्किंग यू, एंड मिलिटेंट्स जैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लाइक लोकल। इसके पीछे बहुत एफर्ट लगाना पड़ा हर एक को, इस लेवल तक की ट्रेनिंग करने में। बिकॉज अगर मिलिटेंट को मारना है, अगर उसको उसके गेम में हराना है, तो उससे ज़्यादा अच्छा सोचना पड़ेगा, उससे ज़्यादा अच्छी टैक्टिक्स होनी चाहिए और उससे 4 कदम आगे रहना है। ये हम सबसे बड़ा, मेरी विक्ट्री ये नहीं थी कि कितने बंदे मारे, मैं कभी बात भी नहीं करता इसकी। मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री थी कि हमने उनके दिलों में डर बैठा दिया था। वी हैड स्केर्ड द हेल आउट ऑफ दिस गाइस। डरते थे वहाँ, भाई यहाँ कब कौन ठोक दे पता नहीं। आई एम टेलिंग यू, वी क्रिएटेड अ साइकोलॉजिकल पैरालिसिस। हमने इनके दिमाग पे असर किया मिलिटेंट्स की। बहुत बड़ी बात है, बहादुरी के लिए 1-2 मारना, मेडल मिलना अलग बात है, बट वी हैड क्रिएटेड अ फियर साइकोसिस अमॉन्ग दिस लश्कर, HM, होजी इन दैट एरिया बिकॉज ऑफ दी स्मॉल टीम ऑपरेशंस एंड डेयरडेविल, रिस्क टेकिंग ऑपरेशंस। और तो ये लुक बनाने में, इस तरीके से खड़े होने में, कैरी करने में आपने बोला बहुत टाइम लगा मिलिटेंट जैसे बनने में, ताकि आप मिलिटेंट्स के बीच में रह के उनकी तरह ही रह पाओ, ताकि आप पे शक कम हो, एंड देन यू विल बी एबल टू डू योर ऑपरेशन इन अ बेटर वे। तो क्या ट्रेनिंग करी, कैसे ये अचीव किया? इसमें लैंग्वेज ट्रेनिंग थी, पाकिस्तानियों की तरह उस तरीके की उर्दू बोलना है वैसे। फिर इसमें जो है फायरिंग की अलग अलग किस्म से, टिपिकल फायरिंग नहीं जो रेंज पे हम आर्मी में सिखाते हैं, बहुत अलग किस्म की फायरिंग करते थे, प्रैक्टिसेस करते थे। और इसके अंदर इशारों पे समझना एक दूसरे को, एंड हाई IQ, क्विक डिसीजन। यहाँ मौका नहीं है कि सर से पूछोगे, सर बंदा नज़र आ रहा है, गोली मारूं या ना मारूं। मैंने कह दिया था, यार देखो, आई विल टेक द ब्लेम, अगर कोई गलत कुछ हो गया देन मैं अपना रैंक टेबल पे रख दूंगा, ठीक है, बट इनोसेंट को नहीं मारना, औरत को नहीं मारना। मतलब ये चीजें नो थी, ये बड़े क्लियर था मैं कि भैया ये काम नहीं करना। ये प्रिंसिपल्स थे, ये प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि हम गीता से सबक ले रहे हैं अब सबक जो है ना हाई लेवल की बात है। ये हेड हंटर्स जो है एक मिशन ओरिएंटेड टीम है। क्या मिशन था सबसे? मिशन तो यही था कि वी हैव टू हंट दिस गाइज आउट। ऐसी ऐसी जगह जाके मारा, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर, मतलब बिल्कुल। ये मेरे लिए रोल मॉडल था। ये हमने एक अफगानी को मारा था, और ये आप उसके शूज़ देखो, उसकी घड़ी देखो, उसके बाल देखो, उसकी आंखों में तेज देखो। और ये पुरानी फोटो है, तब को डिजिटल वो भी नहीं था, इसकी हर चीज़। आई डोंट नो हिज नेम, ही वाज अफगानी, मतलब कहते हैं अफगानी है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा कहीं से होगा, आई डोंट नो हिज नेम, बट तो ये एक मिलिटेंट था। हाँ, मिलिटेंट था ये। तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन थी कि इस टाइप का लुक, इस टाइप से, ये इस टाइप, तब लोग मानेंगे कि हाँ कुछ है, और दूसरा मिलिटेंट भी मानेगा कि हाँ ये नकली नहीं, ये कोई ना कोई है, अपने वाला ही है, अपने वाला है। दिस इज हाउ द टीम शेप्ड अप स्लोली, दिस आर हेड गियर कैसे पहनना है, ड्रेस कैसी होनी चाहिए, बात कैसे करनी है, हर चीज़ में। एंड आई टुक प्राइड इन लीडिंग देम, बट हम उन्हीं में घुस के छुप के यू डिड दिस। हाँ, जैसे ये 2 लोग, हमने बहुत सारी गोलियां देखो इनके चेहरे के आसपास लगी हैं। ये दोनों पाकिस्तानी है, खालिद खान एंड रियाद अल शाह पाकिस्तानी है। तो इनको कैसे पहुंचे इधर, और क्या था ये? वही ना, अनप्रेडिक्टेबल काम करना है, अनकन्वेंशनल करना है, वो सब रूटीन तोड़ दिया था मैंने। अगर एक बार निकल गए ना, तो होता है 3 दिन वापस ही ना आए। और ये नहीं कि अब बोलो यार पूरी बना दो, सब्जी बना दो। मैंने कहा ना भाई, लिव ऑफ द लैंड, सेब खा लेंगे, कुछ ये लोगों से मिक्स करके खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, बट ये टिपिकल वी ब्रोक दैट माइंड सेट। सो मेंटल बैरियर, फिजिकल बैरियर दोनों खत्म किया हमने।
और ये पैशन था ना, सबको था यार, निकले हैं तो सब कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। शिकारी वाली वो थी, मेंटालिटी हो गई थी कि कुछ लेके जाए, जो कि मैंने कुछ ज़िंदगी में कभी शिकार नहीं किया, इसीलिए हंटर्स, यहाँ वी आर हंटिंग द पाकिस्तानीज। तो लोग भी बता देते थे, देखो लोगों ने बड़ी मेरी मदद की। क्यों? लगता है नेक इंसान है, और कहीं ना कहीं बट लोग यूजुअली मिलिटेंट्स को सपोर्ट नहीं करते, लोकल्स करते हैं, बट बहुत ऐसे हैं जो कि इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, बिकॉज ऑफ जो एट्रोसिटीज वगैरह। एट्रोसिटीज हैं। कोई नहीं चाहता यार एक पाकिस्तानी लाहौर का रहने वाला कश्मीर से क्या ले लेना देना उसका है, ना वो कल्चर जानता है ना भाषा जानता है, और सबकी नज़र यहाँ की लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, और मतलब बहुत वाहियात किस्म के लोग हैं यार। पंजाब का या आप सोचो उस एरिया का पाकिस्तानी, क्या तो कल्चर उसमें, क्या वो कश्मीर में, मतलब दे आर अनफिट टू कम हेयर यार। तो लोग देखते हैं इनके, सो दैट इज़ वाई ऐसे लोग भी हैं कश्मीर में जो फौज के साथ रहे हैं, हमारे रहबर रहे हैं, है ना। सो पीपल आर देयर, गुड पीपल आर देयर, यू नो। और वो जब देख लेते हैं कि इंसान सामने अच्छा है तो मदद करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कमांडर था लश्कर का, इसको बिल्कुल गोली देखो, एक माथे पे मारी, एक आंख पे पास लगी, नाक पे 3 गोलियां लगी, सिंगल शॉट। मेरा रूल था भाई AK-47 मिली है, ये नहीं कि मैगजीन खाली कर दो, सिंगल शॉट में 100 गज पे बंदा गिराना है। और मैं AK-47 का हम कंपटीशन कराते थे, फायरिंग कंपटीशन ना, अलग अलग, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर फायरिंग, इस टाइप से। एंड जनरली आई यूज्ड टू बी इन द टॉप 2 और 3 इन द फायरिंग। तो कई बार कहते साहब आप मारो, आप पर भरोसा है। तो दूर से एक टेररिस्ट जा रहा है, आप दूर से देख के उसको गिरा सकते थे। तो आपकी टीम बोलती थी भाग रहा है, हम नहीं मारेंगे, आप मारो। कि आप पर भरोसा, आपकी फायरिंग अच्छी नहीं, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं कोई ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करता इस चीज़ को, बट ज़्यादातर हमने जो लोग मारे वो बहुत क्लोज कॉम्बैट में मारे, मिलने के बाद मारे, नज़दीक से मारे, ऐसी जगह मारे जहाँ दे लीस्ट एक्सपेक्टेड कि यहाँ जो है मिलिटेंट हो सकता है। और ये कौन है? ये हमारी मिक्स टीम है, 2 मिलिटेंट मारे थे हमने मक्की के अंदर। तो मिक्स भी हम। इसमें आप यूनिफॉर्म में हो? नहीं, हाँ यूनिफॉर्म में। हाँ, हमने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली थी अपनी। दाढ़ी तो मेरे पूरे टाइम रही। दिस इज, ये एक हमने HM का कंपनी कमांडर मारा था, हिजबुल मुजाहिदीन का। ये अलग अलग ऑपरेशंस के, दीज आर, यू नो। ये कहाँ का फोटो है? ये केव के अंदर छुपे हुए थे 2 लोग, हमने वी ब्लास्टेड देम इनसाइड द केव। ओके, हाँ। दिस इज खंजल थांच। ये हाई एल्टीट्यूड है जहाँ पर लश्कर का कैंप है। तो मुझे खबर लगी थी, किसी ने बताया था ऐसे कि साहब वहाँ लश्कर का ट्रेनिंग कैंप है, बट बहुत मुश्किल है पहुँचना, बहुत मुश्किल है वहाँ। और मैंने कहा तेरे को कैसे पता? कहता हम घोड़े पे, खच्चर पे सामान लेके जाते हैं उनके लिए। तो देन आई टुक द इनिशिएटिव। इसमें काफ़ी लोग गए थे, ये स्मॉल टीम से नहीं होता था, इसमें 2-3 अलग अलग टोलियों का रोल था। तो वी रीच देयर, तो तब तक इनको ये भनक लगी कि भाई फौज आएगी अब, क्योंकि वो जो उनका सोर्स था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। ओह, तो सोर्स ने बता दिया कि मैंने ही बताया आर्मी को ऊपर? नहीं, लोगों ने बता दिया कि भैया तुम्हारा सोर्स जो है आर्मी के साथ देखा गया है और शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उनको बड़ी जल्दी, क्योंकि जब मौत आती है ना, बहुत इनके कान खड़े रहते हैं। तो दे हैड वेकेटेड द कैंप, बट वी वर एबल टू, यू नो, देखो कैसे इनके कैंप का लेआउट था, पूरा एक प्रॉपर कैंप, मिलिट्री कैंप था जहाँ 70-80 लोगों की ट्रेनिंग चल सकती थी। लश्कर तैयबा। और फिर हमने इसको आग लगाई पूरे कैंप को, और ये सामान, कंबल और जो है खाने पीने का सामान, मतलब आप बैटरीज, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बैटरी की है, क्योंकि आईकॉम सेट वगैरह यूज़ करते हैं, बैटरी खाते हैं। छोड़ के भाग गए थे, चार्जर तब होते नहीं थे, वो छोड़ के भाग चुके थे, बट वी डिस्ट्रॉयड द कैंप। हमने आग लगा दी पूरे कैंप को। वहाँ पर आपका कोड नेम था दिलावर? मेरा कोड नेम दिलावर था। आपका नाम यश है, लेकिन आप उस गांव में रहते थे छुप के, दिलावर के तब दिलावर। यार रेडियो पे बात करनी है, क्योंकि somebody में भी इंटरसेप्टिंग आवर कॉल, somebody में भी लिसनिंग इन। अब ये नहीं होता कि आप कोवर्ट में काम कर रहे हो और रेडियो पे फौजियों की तरह बात कर रहे हो। तो सबकी ट्रेनिंग थी, दिलावर। हाँ, इस्माइल क्या हो रहा है भाई? वो वहां से उसने खबर दी है ना, कि ऐसे ऐसे है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने रेडियो इंटरसेप्ट किया तो पूरी बात मिलिटेंट्स की तरह करते, एग्जैक्टली वी यूज्ड टू कॉपी देम। उसका इतना हमने सुना हुआ था कि गिव मी एन एग्जांपल। एक हमने ना बहुत, एक मेरा एक NCO था, उसको बड़ी अच्छी कश्मीरी आती थी। तो हम उनका रोज इतना सुनते थे ना, क्योंकि वो जब बात करते थे वी यूज्ड टू रिकॉर्ड। तो हमें पूरा
पूरी उनकी भाषा, उनके क्या कोड वर्ड है, सबका सब आप याद हो गया था। तो हमने वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त गेम खेला। वी इन्फिल्ट्रेटेड इनटू देयर नेटवर्क टू टेल कि भाई ऐसा है, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, हमने सब पाकिस्तानी ठोकने हैं। और क्यों? क्योंकि हमने ऐसे किया कि भाई उस लड़के ने ऐसे है अपना नॉर्मल कहता, मैं कुपवाड़ा में हूँ, मेरे गांव में आए थे मेरी सिस्टर के साथ, इन्होंने पाकिस्तानियों ने ये किया, तो मैंने पाकिस्तानियों से मुझे वो है और मैं आर्मी का सोल्जर हूँ, बट मुझे पाकिस्तानी दे दो एंड वी विल हेल्प यू, लोकल कार्डर को। और हमने जो है उनको मना लिया इस चीज़ के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और फिर HM के लोगों ने, लोकल कार्डर ने हमें खबर दी, हमने 3 पाकिस्तानी ठोके उसमें। और फिर वो जो है इनके बीच में पहुंच गया कि साला इन्होंने खबर दी है, एंड दिस बिकेम अ बिग फाइट अमॉन्ग द ऑन द नेट एंड अदरवाइज अमॉन्ग द वेरियस वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देवर पाकिस्तानी वर्सेस दीस गाइस, पाकिस्तानी वर्सेस लोकल कार्डर। ऐसी भयंकर लड़ाई हुई उनकी कि साहब तुमने कि सॉरी फॉर यूजिंग दिस कि यू पीपल हैव कॉम्प्रोमाइज्ड आवर आइडेंटिटी, तुमने खबर दी है भारत की सेना को हमारे बारे में। तो दैट वाज आल्सो अ बिग अचीवमेंट टू इन्फिल्ट्रेट इनटू देयर नेटवर्क, देन यूज देम फॉर योर दिस थिंग टू गेट बैक एट दिस कपल। ये लोकल लोग क्यों चिढ़ते थे पाकिस्तानी से? एक तो देखो कल्चर नहीं मिलता, लैंग्वेज नहीं मिलती। मैं बताया ना किस टाइप के, अब अनकूथ, अनकल्चर्ड। कश्मीर इज अ वेरी कल्चर्ड प्लेस। कश्मीर इज अ कल्चर्ड प्लेस, या बट एक रिच कल्चर है ना कश्मीर का, उनकी भाषा, उनका खाना, पहनावा, उनका डांस, उनकी सब कुछ, लोग, तहजीब, बात करने का तरीका, वो तो ना दे वेरी ग्रेशियस एंड वेरी गुड होस्ट, वेलकमिंग, वेरी वेलकमिंग। तो अब सोचो पाकिस्तान से आया ट्रेन लेके, वो कैसे इसमें वो कर सकता है? तो लॉट ऑफ पीपल नेवर लाइक। क्या वो लोकल लोगों को मारते भी हैं? क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, विमेन, रेप्स, विमेन के अगेंस्ट मैंने रेप के केसेस भी हैं, और किसी पे शक हो जाए गोली मार देते हैं, टॉर्चर कर देते हैं। अगर किसी को पता लगे आर्मी कैंप गया था या इसने वो दिया, तो दे आर वेरी रूथलेस, द वेरी रूथलेस। फिर पैसा मांगते हैं, फिर कहेंगे घर में रहेंगे हम इतने दिन तुम्हारे घर में, ये खाना लाओ, मुर्गा बनाओ, ऐसे करो वैसे करो। सो एक्सप्लॉयटेशन, यार अब क्या करेगा इंसान? सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किस चीज़ का होता है? इज इट मनी, इज इट विमेन, इज इट हाउस? सी मनी का इतना नहीं मानूंगा कि मनी के लिए वो दे विल बी आफ्टर मनी का अगला सिस्टम होगा। मनी तो दे मैनी ऑफ देम आर कैरिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, मिलती भी है जब पकड़े जाते हैं। इट इज़ विमेन एंड यूजिंग देयर हाउसेज एज शेल्टर एंड ट्रीटमेंट। गोली लगी, अब कहेंगे भाई ये लेके आओ, वो लेके आओ, हमारी देखभाल करो। तो लोकल लोग भी डरे हुए हैं, मतलब वो उनको डरा के रखते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम आपकी विमेन के अगेंस्ट ये करेंगे और आपके घर में फार फ्लंग एरिया में। यार आप सोचो, जो अकेला ढोक में कहीं बैठा है गांव में, छोटी सी जमीन है, उसके बाद जानवर है, कुछ क्या करेगा इंसान यार वहाँ? सो दे आर कॉट अप समटाइम्स, रियली पिटी देम बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज एंड द मिलिटेंट्स। But that is why human angle is very important. That is why I kept saying कि हमने लोगों के दिल जीतने हैं। को मेरा तो पैरामीटर था ना, एक्सट्रीम काइंडनेस टू एक्सट्रीम वायलेंस। एक्सट्रीम काइंडनेस, बुजुर्ग है, औरत है, बच्चे हैं, मतलब मेरे कैंप के सामने से कोई बुजुर्ग ना बिना चाय पिए जा नहीं सकता। इतना हमने आदर सम्मान, इतना सिखाया ये चीज़। बच्चे, उनके किट देना, उनको बुक्स देना, उनके लिए प्रोग्राम करना, एक्सप्लॉइट नहीं किया उनको न्यूज़ खबर देने के लिए, जस्ट टू एंकरेज देम। वो एंड कांटेक्ट हो गया फिर छोड़ना नहीं, देन देयर इज नो मर्सी, फिर फोड़ दो, बिकॉज वी डोंट वांट टू, यू नो। आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप मारने जाते हो किसी को? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू किल समवन। सी तब स्पेशली आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस। जैसे मैं बहुत सारे दूसरे सोल्जर्स से मिला हूँ, तो जो दूसरे सोल्जर्स हैं वो बहुत लोगों से मिला हूँ जो यूजुअली इतना हार्ट के बारे में नहीं सोचते। दे आर ऑन अ मिशन और वो मर्सीलेस होते हैं, और जो आएगा मैं उड़ा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने बच्चा है, बूढ़ा है, क्या है। मैंने सुनी ऐसी बातें, that is wrong. Like अगर वो that is not the Indian Army doesn't teach this. No, that's what, no, but I'm saying कि मतलब वो एक मिशन पे है, राइट और रॉन्ग इज डिफरेंट, बट वो मिशन करके आते हैं, दे आर बीन वेरी डेकोरेटेड सोल्जर्स एंड दे वन थिंग्स, ओके। तो उनसे जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे मारते हो, कि यार एक टाइम बाद तुम इतने नम हो जाते हो कि बस अब मेरे को बस मेरी कंट्री के लिए कैसे भी करके लेके आना है, सो आई एम नम। बट योर केस इज लिटिल डिफरेंट। आपने बोला कि आप
हर बार ह्यूमन एंगल को साथ में ही रखते हो। हमेशा। तो जब आप मार रहे होते हो किसी को एंड इतना क्लोज कांटेक्ट होता है, तो क्या चल रहा था दिमाग तब में? कुछ नहीं होता, तब तो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू टू किल समवन। yeah, that time absolutely normal too, and we felt very happy about it. We celebrated our success. And बट उस टाइम में थॉट नहीं आता कि यार मे बी हमारे जैसा है, मे बी ये ब्रेन वॉश्ड है, मे बी इसको चेंज बेशक कर ब्रेन लो। वॉश्ड हो, बट ही वाज कैरिंग अ वेपन, ही कुड किल अस। तो जैसे वो एक दूसरा भी तो था मिलिटेंट जिसको आपने आपकी वो तो अपने नियत्था पकड़ा ना यार। We caught him alive when he was an Indian boy. We couldn't have. नो लाइक एन इंडियन बॉय, अगर वो आप पकड़ते हो और आपके दिमाग में कभी थॉट नहीं आता ऐसा कि मे बी इसको चेंज किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, बेटर करा जा सकता है? बिल्कुल, if you catch somebody alive, that should be the aim, but not with a Pakistani and not somebody who is firing at you. तब तो तुम्हारी भी तो जान, नॉट ये सब चीज़ें when you are in contact, when you are on a mission, absolutely mission is everything and safety of our own soldier. वो सोचेगा क्या? दिमाग में वो तो एक बार भी नहीं सोचेगा आपको किसी उसको उड़ाने के लिए। नो वे, ऑलवेज सेफ्टी ऑफ योर सोल्जर वॉज प्राइम। आई टोल्ड यू ना, मैं तो कहा था भाई तुम्हें घर भेजना है, ट्रेनिंग ऐसी कराऊंगा, और वी नेवर लॉस्ट एनी सोल्जर, नेवर, नॉट इन माई कंपनी, माई ऑपरेशंस, नेवर लॉस्ट अ सिंगल सोल्जर। स्मॉल टीम ऑपरेशंस करते थे, इतने रिस्क लिए, बट वही कह रहा ना, लोगों की दुआएं और मेहर का हाथ, नेकी के साथ। एक कभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। नेवर। दैट इज इनक्रेडिबल। व्हाई डू यू थिंक कि कैजुअलिटी कभी नहीं हुई? लक। क्या था आपने? लक, 100%। लक तो चाहिए आपको। बट उसके अलावा वी वर वेरी अडेप्ट एट स्मॉल टीम टैक्टिक्स, वी अंडरस्टूड ईच अदर वेरी वेल। बट बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस भी होती हैं जो अडेप्ट करती हैं इसको, एंड दे आर स्पेशली ट्रेन्ड फॉर स्मॉल टीम, उसके बाद भी वो लूज करते हैं लोग। रिसेंट केसेस तो वी आर हैविंग सो मेनी सेटबैक्स। व्हाट वाज योर एक्स्ट्रा एज? एक्स्ट्रा एज यही थी, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा था, और मेरी टीम के साथ कनेक्ट बहुत। टीम को पता था यार ये बंदा इज नॉट हंटिंग फॉर ग्लोरी, इसको नहीं अवार्ड चाहिए। मेरी टीम सबसे पहले, आई हैड टू विन ओवर माय टीम। मैं लोगों में कैसे हीरो बन जाऊं अगर मेरी टीम ही कहते यार ये तो जो डबल फेस्ड है, हिपोक्रेट है, इसको सिर्फ अपनी चाहिए, अपने लिए अवार्ड चाहिए। नो, आई टोल्ड देम मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ, एंड इफ ऑल गोज वेल आगे भी होगा, बिकॉज I had done staff college. I was a highly educated officer. बट कभी ऐसा पागलपन, जज्बा नहीं था कि मेरे को ये मेडल भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए? I never hunted for rank or medal, never. और ना कभी मैंने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया कभी भी। क्यों? बस पढ़ने का ही तो फायदा है। पढ़ने का यही तो फायदा है। एंड इतना सब अच्छा चल रहा है तो क्यों? एक तरीका था कि मुझे लगा यही तरीका है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पीपल, एंड पीपल मीन्स इट इज योर ओन सोल्जर्स ऑल्सो। दे मस्ट बिलीव कि हाँ यार ये जो सिखा रहा है, जो बोल रहा है सही है, वेल मीनिंग है ये। व्हेन यू गो फॉर ऑपरेशन एंड अब आपको पता है कि इट्स दैट टाइम, एकदम दैट इज अ 1 second विंडो कि हाँ अब अगले सेकंड हमको फायर खोलनी है और सामने मारना है, राइट? तब दिमाग में क्या चल रहा होता है? तब बिकॉज स्कैरी मोमेंट। हाँ, आई नो, इट्स दैट टिपिंग पॉइंट। हाँ, इट्स दैट व्हाट इज योर लिटिल वॉइस इन योर हेड। वो आवाज़ हमेशा मेरे ये थी यार कि यार गलत बंदा तो नहीं है, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन है या नहीं। मेरे माइंड में हमेशा आता है गलत बंदा नहीं मरना चाहिए, इनोसेंट नहीं मरना चाहिए। 3 बार ऐसा हुआ कि बंदा मेरी रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है। एक बार तो हमने 4 बंदे ठोके थे, और मेरे साथ मेरा बडी था तब ऑपरेशन शुरू ही किए थे, 3-4 महीने हुए थे। कहता साहब फायर खोलो, मिलिटेंट है। मैंने कहा यार मुझे तो वेपन नज़र नहीं आ रहा है। कहता साहब ये मिलिटेंट हैं, फायर करो। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने फायर नहीं खोला। बट उसके बाद हुआ फायर, जब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी। बट आई कुडंट टेक दिस बिकॉज आई कुड नॉट सी द वेपन। दे वर वॉकिंग इनटू वेयर वी वर सिटिंग, 4 of them। बाद में चारों मरे नीचे जाके, हमने मारा उनको। लेकिन एट दैट टाइम आई कुडंट टेक अ कॉल। पहला ये हुआ। दूसरा, एक बार बहुत दूर एक उसमें छुपे हुए थे एम्बुश में, और वहाँ ना इसका हेज़लनट का फार्म था। वहाँ कोई फॉरेन कंपनी के साथ हेज़लनट का फार्म था। कहते सब यहाँ रात को छुपते हैं, तो हमने वहाँ लगाया हुआ था एम्बुश। तो सुबह 4:30-5 बजे जो है ना, मेरा बडी ऐसे मैं को, तो हम देख रहे हैं कि एक बंदा चल रहा है, और फिरन जो पहनी हुई, ठंड का टाइम था, उसके अंदर से एक ऐसे बाहर निकल रहा है गन की तरह।
तो कहते साहब ये पक्का मिलिटेंट है कि उसको तो लगा 2 दिन हो गए यार, सोए नहीं है नहीं, शायद फायर खोल दो, शायद मिल जाए मिलिटेंट। मैंने कहा नहीं, बिकॉज मैंने कहा मेरे माइंड ने क्विकली सोचा यार वो ऐसे क्यों करके चलेगा, AK-47 का तो बट फोल्ड हो जाता है, वो तो अंदर आ जाती है, और बाई चांस ये खेती कर रहा है और ये उसका वो फावड़ा या कुछ है, फिर तो मैंने कहा कुछ नहीं, लेट्स कीप वॉचिंग। वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर। थोड़ा जैसे डे ब्रेक हुआ 5:30 पौने 6 के आसपास, हमने देखा वो फार्मर था, इज नॉट ए मिलिटेंट। एंड मैंने क्या देखा, सेव द लाइफ। तो सोचो ना, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपकी गोली से कोई इनोसेंट इंसान कहीं खेती करता हुआ मारा जाए, आप जिंदगी भर नहीं अपने आप को माफ कर सकते यार। और क्या कोई मतलब, तो आई समहाउ न्यू दिस रिपरकशंस ऑफ। कभी इनोसेंट आपके हाथों से किल हुआ है? नेवर। ये भी अपना नो, नेवर। गलती क्रॉस फायर में वी डिड लूज वंस, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ फायरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स। देयर वाज अ गर्ल who lost her life in one of the operations. We felt very sorry. I was the first to go and talk to her parents, and पूरा हमने जो भी उनकी मदद, मैं मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता था कि भाई हम हैं, चिंता मत करो, जिससे भी जो भी हुआ, अगर मिलिटेंट ने भी किया तो it was not even cross fire, it was firing by the militants, which उसी से हमें पता लगा इस कमरे में घुसे हुए हो या इस घर में घुसे हैं। उन्होंने जब फायर किया तो they were wanting to fire on us, but हम जैसे निकले, सामने एक लड़की कुछ काम कर रही थी चूल्हे पे, तो जैसे ही वो फायर किया, हम मेरे बंदे हिले और पूरी की पूरी बस्ट जो उसके, शी डाइड इन दैट। ये 2002 के शुरू की बात है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होता है माइंड में फायर ओपन करने से पहले कि ये इनोसेंट तो नहीं है, दैट इज़ अ थॉट। कभी और कुछ नहीं चलता कि मैं मे बी अगर गलत लग गई तो मैं मर जाऊंगा, या इसको मैं ऐसे मारूंगा तो ये मर जाएगा? नहीं, या एक मिस हो गया, मेरे पास एक ही चांस है, हम like a little panic situation कि कहीं से मेरे को लग जाएगी तो? No, because after few operations I learned that मेरा सबसे जरूरी काम है to remain cool and composed all the time. तो कभी नहीं लगा I lose my head and if I go for glory कि मैंने ही मारना है, then I don't know, then I'm into, so मेरा काम था to quickly take quick decisions, safety of my troops, ensure these guys don't run. If I need reinforcement, I should be able to talk immediately and get my reinforcement here to the spot. Ensure no civilian comes into crossfire. So there are so many things that are there in your mind, and very quickly you have to do this. So the last thing on my mind was this: ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मेरा इतना कि यार बच गया तो कल को मारा जाएगा। ये तो आया ही मरने के लिए। और ये हमें सिखाया भी है कि यार मतलब फुल हार्डीनेस नहीं होनी चाहिए कभी भी। As a leader, remain cool, calm and composed. 3 C's. You have read a lot about Pakistan. 2 कंट्रीज एक टाइम पे अलग हुई, क्यों एक कंट्री बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई और एक कंट्री बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई? Why do you think? Give me 1 to 3 reasons. एक तो यही है, एक पाथ ऑफ रिलीजन जो रेडिकलाइजेशन, और तब तक पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ अस इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब टिल 70s ना, पाकिस्तान हैड बेटर रोड्स, दे हैड बेटर इकोनॉमी, दे वर राइजिंग, दे वर अलाइंड विद USA, they were part of CENTO, and they मतलब हम तो अभी ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, we were building institutions in our country. And पाकिस्तान 70s में हमसे आगे था? हमसे आगे था पाकिस्तान in many of HDI index. बट फिर क्या हुआ, उनके जब से ये इन्होंने रशिया में मेडल करना शुरू किया, और फिर जब पॉलिसी वो जब विद अमेरिका तालिबान रेज किया, दे वेंट इन टू फाइट द रशियन रेड आर्मी, वहाँ से इनका और ज़ियाउल हक के टेन्योर से ना पाकिस्तान का स्टडी डिक्लाइन, और उसके बाद गरीबी, गुर्बत, पावर शॉर्टेज होने लगी, उनकी पूरी की पूरी जो है रेडीमेड गारमेंट्स क्लोज हो गया। एंड जहाँ मैंने देख लिया, जहाँ धर्म का तड़का लगाओगे ना, ये बर्बादी की पहली स्टेज है। एनी सोसाइटी एनी वेयर, एंड आई मेक द स्टेटमेंट, मैं कल भगत सिंह की वो थी, अगर आप मेरा ट्वीट पढ़ोगे ना, भगत सिंह ने क्या लिखा था, रिलीजन इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। वो एथिस्ट थे यार, वो ऐसे पढ़ लो ना क्या लिख के गए लोग। तो आई ऑल्सो, जब वो बहुत ज़्यादा धर्म की बात करता है ना, मैं साइड में हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना सोसाइटी के लिए सही है ना देश के लिए सही है। रिलीजन इज इन आर होम्स, इन आर हार्ट्स, आउटसाइड नो। एंड गवर्नेंस में तो बिल्कुल नहीं। यूरोप प्रोग्रेस किया, अमेरिका प्रोग्रेस किया विद द चर्च एंड द स्टेट वेंट अवे, मतलब चर्च वॉज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द स्टेट। आप चर्च को बोलो तो स्टेट चलाए, दे विल गो बैक टू
12th सेंचुरी पहुंच जाएंगे वापस? ये साइंस टेक्नोलॉजी सब रह जाएगा। वो कहेंगे बाइबल पढ़ लो भाई, उसी के हिसाब से। तो साइंस टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान धीरे धीरे जो है, जो वेल टू डू थे बाहर निकलना शुरू हो गए। और फिर ये शुरू हो गया, बलूचिस्तान प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर जो बॉर्डर एरियाज के अंदर पठान, क्योंकि पंजाबी डोमिनेटेड, ये भी एक रीज़न है। आर्मी पंजाबी डोमिनेटेड, फिर आर्मी ने तो हैवी हैंड यूज़ करना था, ठीक है। इंस्टीट्यूशन उनके बिल्डअप नहीं हुए, क्योंकि फौजी जर्नैल चलाते। जर्नैल जो है वो वहीं तक ठीक है, नेवर हैंड ओवर पावर टू अ फौजी जनरल, नेवर गिव देम पावर टू रन द कंट्री, नेवर एवर, नो एडमिनिस्ट्रेशन। उनका काम है बट अपनी ट्रेनिंग करो, अपना वो करो। दे आर ओके इन स्मॉल रोल्स बट कैन नेवर बी मेड presidents and govern. Wherever generals have ruled nations, I have seen it was catastrophic after. नहीं तुम्हारी ट्रेनिंग यार ये। A politician is a politician, जैसा भी है। क्या डिफरेंट होता है पॉलिटिशियन और जनरल में? एक डिफरेंस बताओ। एक डिफरेंस, दैट्स व्हाई जनरल लैक। सी पॉलिटिशियन जमीन से जुड़ा रहता है, उसको वोट मांगनी है, हर 2-3 साल में इलेक्शन होता है, धक्के खाता है गलियों में, गाँव में, लोगों के साथ चारपाई पे बैठता है। जर्नल नहीं कर सकता ये, वो एलीट है। स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड मैनी अदर कंट्रीज। बांग्लादेश भी 1 साल रहा हूँ तो मैंने वहाँ भी देखा है। तो मेरा इस तरीके से ना, तो हर जगह, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन आर्मीज मेजरली बनी उस वे में कि इट्स वेरी सेंट्रलाइज्ड। इट इज इन अ वे कि यार टॉप लीडर है, वो कमांड देगा, उसके अप्रूवल से आएगा। और तो हमारी जो सब उसकी हायरार्की और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करेंगे, तो सर पे चढ़ाएंगे। और हम हैं भी एशियन आर्मीज ना, वी आर लेगेसी ऑफ ब्रिटिश फ्यूडल कल्चर। फ्यूडल साहब है, झंडा है, गाड़ी है, बड़े बड़े घर है। सो वी आर जस्ट कैरिंग ऑन इन मेनी वेज। वी आर, अगर कोई जमीन से जुड़ा हुआ भी है तो उसे हम लोग बबल में डाल देते हैं। बबल, एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज किया, उसको उस बबल में डाल देते हैं और सोचता है यही दुनिया है। And then that's why it's difficult for them to run the country. That's why I keep saying, लोग मेरे से तो, क्योंकि अब इतना देश में घूमता हूँ, लोग पूछते हैं सर फौज को दे दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये दोबारा मत बोलना भाई। फौजेस आर गुड, दे कैन रियली डू मिरेकल्स एंड दे हैव डन इट। हमारे देश में भी आर्मी चीफ्स आर ग्रेट फॉर आर्मीज। हाँ, गवर्नर नहीं, और भी कई जगह कॉर्पोरेट में भी अच्छा काम किया, स्पोर्ट्स में भी किया है। हमारे से लोग एजुकेशन, अब आई मीन एजुकेशन सेक्टर पढ़ाता हूँ लोगों को, तो वी कैन डू इन आवर ओन स्फीयर, बट वी कैन नॉट। पीपल का जहाँ कॉन्टैक्ट है और वो है ना ज़मीन से जुड़ा, उसके लिए यू नीड, सो यू कैन गेट डिसिप्लिन्ड सक्सेस। हाँ, not a people centric diplomatic jobs. You can't do diplomacy is another area, not our forte. जबकि करते हैं हम military diplomacy करते हैं हम, but military to military we are good, but we can't do military to a civil bureau diplomat. Do you think Pakistan threat है आज हमारे लिए? No, not at all. From a defense point of view. और मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि पाकिस्तान तो बनाया इस्लाम के नाम पे था, और इस्लाम ही लेके जा रहा है इनके देश को, क्योंकि आज तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मुस्लिम कौन है। पाकिस्तान का द मेन क्वेश्चन दे डोंट हैव एन आंसर इज हु इज अ मुस्लिम। मीनिंग कि ये डिबेट की भाई मुस्लिम कौन है। भाई अहमदियाज को तो आपने आउट कर दिया है, फिर कहते हैं इस्माइली भी नहीं है, फिर शियाज भी नहीं है, सुन्नी में कौन सा फिरका सही मुस्लिम कौन है, असली इस्लाम किसका है। तो ये बलोच पठान को देख नहीं सकता है, पठान पंजाबी को देख नहीं सकता, पंजाबी सिंधी को नहीं देखता, सिंधी मुहाजिर को। मतलब अब देखो ना क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आई एम अ कीन पाकिस्तान वॉचर, और मैं इसलिए अपने बच्चों को बताता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कहा रिलीजन नेवर यूनाइट्स, एथनिसिटी यूनाइट करती है, भाषा यूनाइट करती है। रिलीजन कभी भी आप दुनिया में नहीं, तो पाकिस्तान में पता है कितना टेररिज्म है, मच बियॉन्ड यू एंड मी कांट इमेजिन। खैबर पख्तूनवा में रोज पाकिस्तान आर्मी के एवरेज है 7-8 सोल्जर, कई ऑफिसर, रोज ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। दे आर फेसिंग मैक्सिमम टेररिज्म टुडे इज इन पाकिस्तान। उनकी आर्मी, मेरे साथ तो थे ना पाकिस्तानी ऑफिसर्स, वो कहते सर हम कराची जा नहीं सकते, गाड़ी में पिस्टल लेके जानी पड़ती है। मैंने कहा भाई हम धन्य हैं, हम इंडिया में हमने आज तक कभी पिस्टल नहीं कैरी करी अपनी कार में, डंडा नहीं कैरी किया, पूरे देश में घूमे हम, इवन व्हेन आई वाज सर्विंग, और अब भी घूमते हैं। वी आर सो सेफ, वी आर सो सिक्योर एज ए नेशन। वहाँ नहीं है, वहाँ कोई पकड़ लेगा आपको, आप मुहाजिर हो, आप पंजाबी हो, आप बलोच हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, फिरका परस्ती है। What do you think वहाँ पर इतना, why do you think कि इतना टेररिज्म उधर बढ़ गया? क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड नैरेटिव है वो ये है कि पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है इंडिया में और चीज़ें करता है, राइट? दिस इज़ द नैरेटिव, दिस इज़ व्हाट वी ऑल नो। तो जब पाकिस्तान टेररिस्ट ट्रेन करके यहाँ भेजता है तो उनकी खुद की कंट्री में टेररिज्म कैसे क्यों हुआ ना, ये समझने की बात है। जब रशियन आर्मी आई ना अफगानिस्तान में,
तो अमेरिका तो तब कोल्ड वॉर वाज एट इट्स पीक, रशिया केम इनटू अफगानिस्तान, अब अमेरिका को लगा दे विल कम इनटू पाकिस्तान एंड रशिया को वार्म वाटर्स चाहिए। तो ये 200 साल पुराना हिस्टोरिकल फैक्ट एंड अफगान तो दे फील दिस द शॉर्टेस्ट रूट टू गेट वार्म वाटर्स एंड पोर्ट्स हियर इन दिस। तो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रूल था, तो कम्युनिस्ट फेवरेबल, तो जो है यूएसएसआर की रेड आर्मी वॉकड इन। अब अमेरिका को क्या, अमेरिका ने क्या किया, CIA ने पाकिस्तान आर्मी को यूज़ किया। अब तब तक पाकिस्तान आर्मी को ये जिहाद का और इस चीज़ का कोई टेररिज्म कोई आइडिया नहीं था। इनको बोला यार अब तुम ना एक फोर्स तैयार करो जो इनके साथ लड़ेगी रशियंस के साथ। तो इन्होंने तालिबान रेज किया। तो जो वहाँ नौकरी नहीं कोई नहीं, जिहाद के नाम पे जो है अफगान पाकिस्तान से उन्होंने फंड किया, CIA ने ट्रेन किया, ISI ने हजार लोगों के कैंप लगाते थे, उनको AK-40 पैसा CIA का। तो ISI ने सीखा टेररिज्म कैसे बनाना, उनको अमेरिका से सीखा उन्होंने, और उन्होंने वो इस्तेमाल किया रशिया पे। रशिया 8-9 साल में दे गॉट अ ब्लडी नोज, दे बैक्ड आउट, दे लॉस्ट। अब जो तालिबान आ गए वहां पावर में, अब जो जिसको आदत होगी वेपन की और चौधरी बनने की, वो थोड़ी रुकेगा। अब तो वो जहर फैल चुका है और वो रायता फैल चुका था। वो पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है इस चीज से कि दे कैन कंट्रोल सम नैरेटिव, सम टेररिस्ट की भाई तुम इंडिया में करो, लेकिन कोई कहता नहीं मैं तो पहले तेरे को ठोकूंगा, पहले मैंने यहां निजाम लेके आना है पहले फौज को ठीक करना है। सो दिस इज सच अ डेंजरस गेम। दैट इज हाउ पाकिस्तान इज गेटिंग इट बैक फ्रॉम बाय देयर ओन पॉलिसीज, देयर ओन। अब तुम अगर रोज यहाँ पे तुम सिखा दो गली में लड़कों को पत्थर फेंकने का, वो उसके घर पे मारना है, कुछ दिन के बाद इनमें ही कोई लीडर बनेगा नहीं, पहले तेरे को ठीक मारे, तेरे को आसान है मारना, चल हटाओ। सो दैट इज द मोस्ट इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन। राज, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में स्टेटमेंट बना रहा हूँ, यू नो विच इज द मोस्ट इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन, जबकि पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन देयर आर्मी। फौज है तो सब कुछ है वहां, बस मोस्ट इनसिक्योर इज पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। क्योंकि पता नहीं कब हमला हो जाएगा, कहाँ हमला। मुशर्रफ पे 2-3 हमले हुए यार, जब वो तो प्रेसिडेंट डर के रहते हैं वो। देर पाकिस्तान नेवी के ऊपर कितने अटैक हुए, उनकी तो एयर PNS मेहरान के ऊपर अटैक हुआ था यार, उनके अंदर घुस गए थे, 3-4 जहाज उड़ा दिए उनके। आई हैव बीन फॉलोइंग पाकिस्तान वेरी क्लोजली फॉर लास्ट 35-40 ईयर, तो फिर मेरे दोस्त भी रहे। बट यू आर टेलिंग मी कि टेररिज्म, तालिबान, ये अमेरिका ने बनाया? अमेरिका ने बनाया, पाकिस्तान से बनवाया, पाकिस्तान की मदद से। जब अमेरिका ने ही तालिबान बनाया, हाँ, तो तालिबान में या दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा क्यों हो गया कि नाउ वी आर अगेंस्ट देखो ना अमेरिका? फिर जो मिडिल ईस्ट में या जो इस पूरे एरिया में जो लोग रेडिकल इस्लामिस्ट थे, फाइनली दे गॉट वन कंट्री वेयर दे कुड फ्रीली मूव, दैट वाज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल हो गया। मुल्ला उमर, दे सेड कि ही इज एज गुड एज a descendant of prophet, और उस लेवल का उसको उस लेवल का उसको दर्जा दे दिया। तो these guys were being chased by Americans everywhere, so they moved into Afghanistan। तो वहाँ अफगानिस्तान ने इनको शरण दे दी, तो शरण दे दी, और वहीं से इन्होंने प्लानिंग किया 9/11 का। So now America had to, they couldn't have accepted this, so they really bombarded these people to Stone Age। फिर they occupied, फिर 20 साल हार के वो चले गए वापस। अभी गए 2-3 साल पहले गए हैं। तो ये पूरा का पूरा नैरेटिव मैं पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ इसको, और कि यार देखो कितनी बेवकूफ़ी। बट कहाँ एंटी हुए अफगानिस्तान? एंटी क्यों हो गया अमेरिका का, और अमेरिका इनको क्यों ढूंढ रहा था फिर? नहीं, क्योंकि वो दे शेल्टर्ड ओसामा एंड ऑल ना, तो दे वर शेल्टरिंग अलकायदा। तो भाई उन्होंने कहा या तो हैंड ओवर करो, इन्होंने कहा भाई इनके तो क्या होता है, रोटी बेटी का रिश्ता अगर हो गया, अगर वो हो गया, या ट्राइब के अंदर आपने किसी को वो कर दिया, वचन दे दिया, फिर तो भैया वो जान दे देंगे, अपनी वादा कर दिया। तो ये शेल्टर्ड दिस, उनको बोला इनको दे दो, दे सेड नथिंग डूइंग। एंड व्हाई अल कायदा डिड दिस टू अमेरिका? व्हाट वाज द रीजन? सी दैट इज इट्स अ लॉन्ग, वही मैं ये बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है बिटवीन आई शुड से there has been a ideological hardening taking place between Christianity and Islam for space within Middle East and Europe and all. तो उसके लिए you will have to read M.J. Akbar's Shade of Swords. A lot of literature has been written कि क्यों ये, and now there is a pushback because oil मिल गया मिडल ईस्ट में, एंड अमेरिका का इंटरफेरेंस कितना है। आप देखो कितनी जगह उनकी बेसेस हैं वहाँ। ब्रिटिश ने वहाँ पूरा ये जो पैलेस्टीन की आज भी प्रॉब्लम चल रही, सारी ब्रिटिश की देन है। तो वाइट मैन हैज़
हैज़ रियली ब्लड बॉर्डर्स बनाए हैं वहाँ पे हर जगह, इराक में, ईरान में, पैलेस्टीन, हर जगह इनका रोल रहा है. तो सो देर इज़ अ पुश बैक अगेंस्ट क्रिश्चियन फेथ और उसको. सो ये दिस इज एट द इंटरनेशनल लेवल. सो उसका भी, अदरवाइज वाई शुड अमेरिका कुड हैव अब देख लो आप क्या हो रहा है इसराइल के अंदर. If America doesn't support Israel, this genocide in Gaza can't take place. What is that? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल? Totally. मैं इसराइल बॉर्डर पे था 3 दिन पहले. अच्छा. जॉर्डन से. अरे रियली? So I was at Jordan और 100 मीटर दूर थी मेरी इसराइल बॉर्डर, like just right in front of me. वहाँ क्या कर रहे थे तुम? मैं जॉर्डन गया हुआ था फॉर अ लीडरशिप एक्सपेडिशन. एंड जॉर्डन में जहाँ मैं था वाडी रम से आई वाज गोइंग टू डेड सी. और डेड सी जाने के लिए रास्ता जो आता है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इजराइल बॉर्डर. You were doing course or teaching people? I was doing a course. Oh. I will do course and then teach people. So I was doing a course and then वहाँ पे जो उनकी बॉर्डर है पीस मेकिंग बॉर्डर है, जॉर्डन वर्सेस इजराइल. और बीच में उन्होंने लाइन रखी जहाँ पे दोनों साइड एक सोल्जर नहीं है. इतनी लंबी बॉर्डर है, सिर्फ लाइन है. दैट साइड इज इजराइल, दिस साइड इज जॉर्डन. एक सोल्जर नहीं दिखेगा आपको. इट्स दैट पीसफुल, क्योंकि उनके लीडर्स ने सालों पहले पीस कर दी थी, तो अब कोई भी नहीं आता. एंड लिटरली इतना दूर, लाइक 100 मीटर दूर, यहाँ पे मैं रोड पे चल रहा हूँ और यहाँ पे बॉर्डर है. नाउ लाइक बॉर्डर एंड इजराइल एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा कि पूरे जॉर्डन में मैंने जितने लोगों से, लोकल लोगों से बातें करी, कोई भी उसको इजराइल नहीं बोलता. They all say कि occupied Palestine. Yeah, occupied Palestine. They're really occupied. They don't say that it's Israel. They said वो border के उस side occupied Palestine. And to me that was very very fascinating. No, it's the oldest problem on planet Earth today. Yeah. And with this, what is happening since October 7 last year, the situation has gone from bad to worse. Worse, I know. अब नहीं, अब 20 साल और. So I was listening to a podcast years ago. उस podcast पे 2 geopolitical experts were talking. And एक CIA का बंदा था उसमें. And he says कि इराक में जो टेररिज्म आई, ISIS, all of this movement ये हुआ है because of Barack Obama. Do you think that's true? Because he's like, मतलब his ideology was कि during his tenure they bombed them so badly, इतनी बुरी तरह से करा कि वो rage बन गया इराकीज़ के लिए, and then ISIS was born in power again. See, all of them ना, मैं तो ये पूरा, when I read this narrative ना, West versus East कह लो या इस्लाम versus Christianity कह लो, तो इसमें मैं देखता हूँ कि यार बहुत there is no मतलब there was no pragmatic leadership at any stage. Otherwise, see how many millions of people. अमेरिका औरों को लेक्चर देता है ह्यूमन राइट्स पे. हम खुद अमेरिका जाते हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें उस देश की, बट आई ऑलवेज से दे ओनली नो वन गॉड, दैट इज़ फायर पावर. बहुत ज़्यादा फायर पावर यूज़ करते हैं भाई. वो तो दे वेदर इट इज़ अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम, दे आर रूथलेस. दे जस्ट डोंट वरी अबाउट हाउ मेनी पीपल गेट किल्ड एंड मारो बस. अगर वो बहुत डाउन हो रहे हैं, सो देयर ऑब्वियस चॉइस इज टू बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द नेबरिंग कंट्री. Problem is only this sub-conventional में. But do you think they are getting insurgency? So our current leadership, government, वो कहीं ना कहीं subtly बात करते हैं POK के बारे में, पाकिस्तान, occupied कश्मीर and अक्सा चीन की बात करते हैं. Do you think that will happen? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years, because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say, to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी ज़मीन वापस ली, हमें हमारी नज़र हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में. अभी 25 साल हुए हैं. 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने. 529 soldiers killed, more than 1,500 seriously injured, 3,000 और injured. अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया एंड वहाँ का पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, दे गॉट एक्सपोज. सो
if the war petered off in the end. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा, वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई, वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर, एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की कितनी। तो ये वॉर मॉन्गरिंग, पीओके, सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज़ अ नो गो बाई फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है, वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे आपके, आएंगे। आई हैव सीन दिस अक्रॉस, तो वी आर नॉट रियली मेकिंग सच फ्रेंड्स की पीपल विल कम टू यू एंड दिस। सो ये सब पॉलिटिशियंस की बातें। एज ए प्रोफेशनल सोल्जर इन दोज हिल्स, इन दोज माउंटेन्स टू फाइट वॉर इज नॉट ईजी, इट विल कैटास्ट्रोफिक, बहुत डिफिकल्ट है बहुत एट दिस पॉइंट। सब होगा नहीं, यू डोंट थिंक? व्हाई शुड वी यार, तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार, कोई बेवकूफ़ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओ के लिए, फिर विद व्हाट एम, विद व्हाट एम, क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर कर, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहाँ सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे, या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊँ इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी GDP? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, small talk, foolish politicians can do it, professional soldiers should never encourage this is jingoism। और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों पे, इसलिए यार हमने। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना? जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि दे वर कमिंग ऑन आवर लैंड, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे, व्हाई डू दे डू? सी, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि भाई लद्दाख में यू नो दिस skirmishes happened and then we lost 1 CO and 19 other ranks, and we should have been able to see this thing coming through। we were again, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised। तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China, we were unable to see their intentions, and I think military to military we should have resolved this problem when it was, you know, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है। So somewhere now things are looking up। अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है, अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे। और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है, हमारा सर्वे कह रहा है कि चाइना के साथ तो सर वीज़ा भी दे दो, उनके FDI भी ले लो, तो देश को तो जरूरत है। और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम दीज टू थिंग्स कांट गो टुगेदर। सो इफ यू डू प्रोग्रेस, देखो चाइना इज आवर नेबर और ये रहेगा, है ना। हम दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं, अमेरिका कितने 1000 किलोमीटर है, और अमेरिका का इतिहास पता है, किसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो। सो नेबर्स के साथ ज़िंदगी में भी रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए, और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी मिलजुल के काम करना। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ। और हमें पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो, आप हमारे भले की सोचते हो। यहाँ तो हम इनको ऐसी भाषा का यूज़ करते हैं, दोस्ती वहाँ उसके साथ करना चाहते हैं, तो इट डजंट। एंड पैसा वहाँ पर है ना, क्योंकि पैसा वहाँ पर है ना, क्योंकि पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वी नीड टेक्नोलॉजी, मनी, लाइक सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, दोनों वहीं से आ रहा है, दोनों वहीं, इसीलिए हमें दोस्ती चाहिए। बट सॉफ्ट पावर तो हमारी भी जबरदस्त है। हमारी दंगल ने चाइना में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वी शुड बी सेंडिंग आवर मूवीज टू चाइना, एंड यू नो वहाँ पे ये इंडिया की सॉफ्ट पावर एक्सपोज करनी चाहिए ना हमें। वी ट्राइड ना, चला नहीं, वी ट्राइड, बट वहाँ के फोर्सेज अलाउ नहीं करते ना हमें करने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स। यार मूवीज डू वेरी वेल, बट नॉट दैट ग्रेट जितना दूसरी कंट्रीज में करती है। लाइक रशिया एंड US, वहाँ की कंट्रीज एक्सेप्टिंग भी बहुत ज़्यादा है इंडिया को लेके। चाइना में दे ट्राई टू फोर्स, चाइना का it's a complicated, exactly, it's very complicated, very some parts is वो बहुत welcoming इंडिया से, they want to increase trade, वो बहुत आगे very welcome, आगे बढ़ के धंधा करना चाहते हैं, वो लेना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं। बिजनेसमैन को फट वीजा मिल जाएगा, शॉप एस्टेब्लिश भी कर लो, वहाँ को सामान खरीद लो, everything is, and trade is at all time high, all time है, मतलब $100 बिलियन हमने क्रॉस कर दिया है उनके साथ, डेफिसिट में हम वैसे। हाँ, और कमाल की बात है कि हम उन पे डिपेंडेंट हैं,
और किस चीज़ पे डिपेंडेंट है पता है? सोलर के लिए, जो कि हमारे देश का फ्यूचर लाइज इन ग्रीन एनर्जी, उसके लिए हमें सोलर में काम करना है। और सोलर मॉड्यूल, सोलर बैटरीज में चाइना वर्ल्ड लीडर है। आपके ओपिनियन में व्हाट डू यू थिंक वी नो रॉन्ग अबाउट चाइना? वेयर डू वी गेट रॉन्ग? आई थिंक वी गेट रॉन्ग बिकॉज दुनिया को क्या गलत पता है कि चाइना के बारे में, जो हमारा मिसकंसेप्शन? कि मुझे लगता है कि हम ना चाइना का जो विजन है, चाइना का जो वर्ल्ड को लेके जो ओपिनियन है चाइना की, वो हम नहीं समझते हैं। क्या है वो? चाइना जो है उसने कभी आज तक किसी का लैंड ऑक्यूपाई नहीं किया, किसी की कहीं आर्मी नहीं भेजी अपनी, यूएन में भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है उसका, और किसी को अदर देन उसका जो एरिया है साउथ चाइना सी, ताइवान, डजंट गो एंड थ्रेटन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और किसी को करता नहीं है। चाइना को सिर्फ अपनी ट्रेड, बिकॉज इट हैज बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, इसको बस वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। It wants to, build dependencies of, अफ्रीका में, एशिया में, सेंट्रल एशिया में, थ्रू देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या क्या वो कहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, 50-60% प्रोजेक्ट शायद फेल भी हो रहे हैं, बट स्टिल इतने बड़े लेवल पे ह्यूमन हिस्ट्री में कभी काम नहीं हुआ जो ये कर रहा है चाइना। एट द सेम टाइम दे हैव अ साइंटिफिक टेम्पर, दे आर बिल्डिंग इन फ्यू टेक्नोलॉजीज, दे हैव गॉन अहेड ऑफ यूएस। 6G में दे आर हेड ऑफ यूएस, सोलर में दे आर हेड ऑफ यूएस। अब वो कार जो आने वाली है ना उनकी, चाइनीज़ कार, ये सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बत्ती बंद करने लगे हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी 100% ड्यूटी लगा दी चाइनीज़ कार्स के ऊपर नहीं तो एलन मस्क की दुकान बंद हो जाएगी टेस्ला, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग। तो इसलिए आई थिंक चाइना के साथ मुझे लगता है फ्यूचर में कोऑपरेशन इज द वे फॉरवर्ड। वी शुड ग्रो विद देम। सो जैसे ना हर कंट्री की स्ट्रैटेजी होती है अबाउट कॉलोनाइजेशन, कि मैं अब मेरी कंट्री में मेरी पावरफुल बन गई, स्टेबलाइज हो गई, अब मैं दुनिया में और बड़ा बनूंगा, तो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस और पावर रहना चाहिए। तो कुछ कंट्रीज़ करती हैं बाय फोर्स कॉलोनाइजेशन, जैसे ब्रिटिश ने किया कि हम हर जाके साहब बन जाएंगे हर जगह जाके और हमारी चलाएंगे, राइट। कुछ कंट्रीज़ होती है जैसे अमेरिका, वो सॉफ्ट, जिसको डेटा कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, कि वो माइंड पे खेलती है, डेटा करती है, हर कंट्री का जो डेटा है, आप क्या सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब अमेरिका के कंट्रोल करता है, राइट। देन कुछ कंट्री होती है जो आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन में बिलीव करती है, जैसे यूरोप में हुआ था, अ लॉट ऑफ वन रिलीजन जिस मेड श्योर कि वो आइडियोलॉजिकली हर जगह फैलाते रहते हैं। इवन कम्युनिस्ट डिड दिस, राइट, दे डू दिस। सो डू यू थिंक चाइना इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन में बिलीव करता है? मतलब कि वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगा, उनको इतना ज़्यादा लोन दे देगा, उनको इतना डिपेंडेंट बना देगा खुद पे कि फिर उस कंट्री के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू बाउ डाउन टू चाइना, to bargain with them for soft loans and all that. That is already happening. बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ने यही किया, राइट। युगांडा का एयरपोर्ट उनका प्रोजेक्ट बना देते हैं, वो वायबल होता नहीं है। एग्जैक्टली, वो हरमन टोटा देख लो, वायबल है नहीं, बना दिया इतना। श्रीलंका के पोर्ट उनके हैं, युगांडा के एयरपोर्ट्स उनके हैं, कितनी सारी कंट्रीज की रेलवेज उनकी है, इटली में सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स अब उनके हैं, राइट। ये उन्होंने खतरनाक तरीके से किया है, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। एंड इसी की वजह से जो आप यूएन की बात बोल रहे थे, वो एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ये 20-30 कंट्रीज ऑलरेडी है ना जो उनके लिए वोट देती हैं। इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री ऑफ, देयर वाज अ पार्ट जहाँ पे यूएन का एक वोट है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस था ये, कि जब यूएन में एक बार वोट हुआ था कि ताइवान इंडिपेंडेंट है कि चाइना का पार्ट है, राइट। डेकेड्स अगो सबने इंडिपेंडेंटली रेस किया था, कुछ कंट्रीज ने बोला चाइना का पार्ट है, बाकी मैक्सिमम मेजॉरिटी ने बोला कि चाइना का पार्ट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। चाइना थॉट दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड फिर जाके उन्होंने कम से कम 25 से 30 कंट्रीज जो अफ्रीका की कंट्रीज में इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन किया। एंड रिसेंट जब वोट हुआ, वो सारी कंट्रीज जिन्होंने नो बोला था सबने यस बोला, क्योंकि वो चाइना से समवे इकोनॉमिकली कंट्रोल्ड है। तो जो चाइना का फेवर है वो कंट्रीज आर majority of them are voting for China. So do you think that's their plan? They have also lifted millions of people out of poverty. अभी और करना है, yeah. And their economy will sustain if they continue to be the manufacturing hub of the world. True. अगर उनका सामान बिकना बंद हो गया, China collapse हो जाएगा. So they need to have economic dependencies. Plus वो इसलिए they look for wherever there are poor countries, but chances of China sending military there, aircraft there, bombing people, China will never do that. They are okay. वो तालिबान के साथ भी दोस्ती उनकी सही है और डेमोक्रेसीज के साथ they are okay to talk. जहाँ इकोनॉमिक बात करेंगे, they were the first to shake hand with Taliban. When everyone left,
इवन वी लेफ्ट फ्रॉम काबुल, चाइना ने तो दे इंक्रीज द साइज ऑफ देयर एम्बेसी इन काबुल, दे ब्रॉट इन अ मोर एक्सपीरियंस्ड एम्बेसडर, दे टुक तालिबान टू बीजिंग, सबसे पहले उनको वहाँ टूर कराया उन्होंने, सो दे ऑलरेडी साइंड मेनी एग्रीमेंट्स, दे आर ओके टू, उनका बस वही है, यू कैन कॉल इट इकोनॉमिक colonization, economic dependencies, or to sustain the large factories and the cities, the infrastructure they build is, I don't know, human history में ऐसा कभी हुआ नहीं है. So are you telling कि चाइना ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है खुद का कि उसके पास चॉइस नहीं है, इट्स देयर नीड टू गो आउट इन अदर कंट्रीज एंड मेक देम डिपेंडेंट, and keep selling. तो उनके लोग सफर करेंगे. हाँ, keep selling. Everything now is. So it's more of a need for my big infrastructure than my need for power. हाँ, they don't see power the way America sees power. हमें power की, अमेरिका कैसे देखता है power? वो तो they just go and bomb you और change regime change कर देंगे. What do America, like what do you think अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को तो दे वांट टू बी कंटिन्यू टू बी द नंबर वन सोल सुपर पावर. दे डोंट वांट अनदर, यू नो, पहले यूएसएसआर तो हार गया इन द कोल्ड वॉर, सो दे आर द सोल सुपर पावर. बट नाउ दे फियर दिस चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया. ये एक नया पोल जो है खड़ा हो रहा है, एंटी अमेरिका जो है. तो ठीक है, चलता रहता है. दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 3-4 years. चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा? Not so soon. Not, I don't see, because China, US still has an edge. It's still the biggest economy. चाइना को बहुत वक्त लगेगा, और जब वो वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में अमेरिका के साथ, तब तक क्या लोग वो टोटलिटेरियन रेजिम में रहेंगे या इम्प्लोजन होगा, डेमोक्रेसी मांगेंगे, फेसबुक और ट्विटर आएगा, मतलब बोलने की वो आएगी. तो ये बड़ा, ये हाउ द कम्युनिस्ट पार्टी मैनेजेस दिस, that, but let's wait and watch. But one must read the progress of China as a professional and in a positive manner, क्योंकि हमारे पड़ोस में यार, we can learn so much from them. बस दुश्मनी करके क्या है, हमने हिंदी टीवी की वो थोड़ी चला है ना. तो we must read the way they have gone. Fair. चाइना से हमें खतरा नहीं है कुछ भी? China has no ambition on the land borders, at least. Not at all. I don't think they are. In fact, so what is this? ये लद्दाख में जो छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं? When it starts, we don't know where it started, how it starts. You know, otherwise we are talking to them. We have hotlines with them. We have excellent military to military. We have excellent relations with them. Excellent. मतलब there is no animosity जो हमारे पाकिस्तान के साथ है. But this event just went out of hand. Somebody should write on it how it happened and all. And क्यों हुआ, कैसे हुआ? We don't know much about it. Why it happened. You're giving me a very different picture than a lot of people. A lot of people see China as an enemy. Yashmore will always give you a different picture. Okay, last question. Tell me about Agniveer. क्या stand था आपका, और what's in your head after Agniveer? Basics में समझाओ मुझे. अग्निवीर स्कीम ने जो है देश के लाखों युवाओं के सपने तोड़ दिए. मैं कहूँगा दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट रेट्रोग्रेड स्टेप्स एज फार एज रिक्रूटमेंट ऑफ आवर सोल्जर्स इन द आर्म फोर्सेस. टोटली गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज यू कांट गेट सोल्जर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट. अब अभी ऑपरेशंस की बात कर रहे हो, 7-8 साल लगते हैं अच्छी ट्रेनिंग देके इस लायक बनाने में कि वो कुछ बन सकता है, लीडर बन सकता है, जूनियर लीडर. यहाँ 4 साल में बेचारे को ये नहीं पता यार मैं कहाँ रहूँगा, 4 साल के बाद मेरा क्या भविष्य होगा. पे भी कम है, छुट्टी भी, बाकी 90 दिन छुट्टी जाते हैं, इसको 30 दिन की छुट्टी मिलती है. एंड स्टेटस भी नहीं है सोल्जर का, ना उसका स्टेटस है ना उसके माँ बाप का स्टेटस है. दिस इज रियली मतलब स्कीम क्या है ओवरऑल? व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन इन बेसिक? स्कीम ये कि भाई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब हम सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करेंगे सबको, और 4 साल के बाद उसमें से 25% को रिटेन कर लेंगे, 75% को बोलेंगे आप वापस चले जाओ. और उसके लिए उनकी पे भी कम है, बट उनको 10-11 लाख रुपए का इनको एक लास्ट में दे विल गेट 4 साल का इकट्ठा पैसा दे देंगे. एंड अभी अनाउंसमेंट्स भी बहुत हो रही हैं जी, हम पैरामिलिट्री में ले लेंगे, इधर रिजर्वेशन कर देंगे. बट जब वो स्कीम आई कोई बात नहीं थी कि इस तरीके से लाएंगे. तो नॉर्मल जिसको आर्मी बनना, उसका सिर्फ एक ही तरीका हो गया, दैट इज अग्निवीर. उसके अलावा कोई भी सोल्जर बन ही नहीं सकता. पहले इट केम, यू जॉइंड द मिलिट्री टू हैव अ लाइफ इन द मिलिट्री.
एंड इट टुक सो मेनी ईयर्स फॉर यू, 8-9 साल। अग्निवीर का क्या सिलेक्शन ईजियर है? इसे क्या वही है, देखो रिक्रूटमेंट बेस तो राज वही गांव के बच्चे आ रहे हैं ना यार, गांव देहात के किसानों के बच्चे हैं। नहीं, जैसे एक आर्मी सोल्जर बनने का रिक्रूटमेंट में देयर हैज टू बी ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद आप बनते हो। फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, 2 ही टेस्ट हाँ, होते तो हैं। ये दोनों टेस्ट होते हैं, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट। तो ये अग्निवीर में भी सेम ही है, बट अग्निवीर में क्या है कि नाउ आर्मी व्हेन आई से आर्मी मींस आर्मी नेवी एयर फोर्स इज नो लॉन्गर द फर्स्ट चॉइस ऑफ द बेस्ट यंग मैन। दे वुड लाइक नाउ टू जॉइन द स्टेट पुलिस, या जाएंगे CRPF, BSF में। वहाँ जिस दिन भर्ती हो गया 58 साल तक नौकरी है। यहाँ 4 साल ना आपको छुट्टी पूरी मिल रही है। अच्छा, 4 साल आप शादी नहीं करा सकते। अगर इफ यू आर किल्ड इन एक्शन, वीर गति को प्राप्त हो गए, आपके माँ बाप को वन टाइम तो मिल जाएगा लंप सम, पेंशन नहीं मिलेगी। आपको चोट लग गई, अब पहले तो क्या होता था, भर्ती के गए और वहाँ आपकी टांग टूट गई और आपको आर्मी ने बोला भी तो अब सोल्जर, पूरी उम्र आपको डिसेबिलिटी पेंशन देगी, पूरी उम्र, क्योंकि आपको चोट फौज में लगी। अब कुछ नहीं, अब चोट लगी भी घर वापस चले जाओ। माँ बाप को आप हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते, यू आर नॉट एंटाइटल्ड। पहले सिपाही बनते ही हमने इतने सिपाहियों की माँ बाप का कैंसर का इलाज, दिस गिव द प्राइड कि मेरा बेटा फौज में है और भाई मेरा इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा। पेंशन इतनी ज़बरदस्त है मिलिट्री पेंशन माँ बाप के लिए कि आप इमेजिन करो, कोई वीरगति को प्राप्त हो गया यंग सोल्जर, उसके माँ बाप तो 40-42 साल के हैं, वो तो पूरी उम्र हर महीने की 1 तारीख को टक से आ जाएंगे पैसे, देश देखभाल कर रहा है क्योंकि तुमने अपना बेटा दिया। ये सब चीज़ें नहीं हैं इसमें। तो इसने बहुत लाखों युवाओं की हसरतों पे, सिपाही बनने की हसरतों पे पानी। तो इसलिए मैंने अगेन करेज ऑफ कन्विक्शन की बात है राज, और गांव देहात से जुड़ा हुआ उसकी बात है। तो मैंने प्रिंट में भी लिखा भी है, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, टेलीविज़न में भी इसमें बहुत गलत है कि ये ठीक नहीं है और इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं है। और ये हमारे जो रेजिमेंटेशन सिस्टम है, ये जो सिपाही बनना है, मेरी सेक्शन, मेरी प्लेटून, नाम नमक निशान, इनमें कैसे आएगा? कैसे आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसको यही नहीं पता 4 साल बाद मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा? सो इट इज़ अफेक्टिंग दैट कटिंग एज। ये स्मॉल टीम नहीं बन सकती इनके साथ, कि वो एक्स्ट्रा जज्बा और वो वाय तोड़ दिया। हाँ, और वो कनेक्शन भी तोड़ दिया। और एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सोचो ना यार, आप और हर एक कोई ये करके IT में और ये करके पैसे नहीं कमा सकता। गाँव का लड़का कहाँ जाएगा यार? ये फौज एक जरिया थी। तो आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट ने फिर ऐसा क्यों किया होगा? ये सारी चीजें उनके दिमाग में भी आई होगी। बजट के लिए, बजट कि आर्मी का जो पे अलाउंसेस, पेंशन का बजट है, तो उन्होंने कहा अगर 75% को घर भेज देंगे तो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी और ये 4 साल की सर्विस काउंट नहीं होगी। तो डे 1 विल बी, जो परमानेंट होगा उस दिन होगा जिस दिन ये सिपाही बनेगा। तो 4 साल की, सो ह्यूज सेविंग, बट नॉट टुडे। आफ्टर फ्यू ईयर्स इट विल बी ह्यूज सेविंग इन दी पे एंड पेंशन। बट आई थिंक अब धीरे धीरे रियलाइजेशन तो हो ही रहा है। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो मैं सोच भी नहीं सकता था। एंड आई लव दैट पार्ट कि अगर अपना बच्चा है तो चेंज तो मैं कर सकता हूँ। दैट स्पेशली आपका जो फील्ड ऑफ वर्क है उसमें ऐसी थॉट प्रोसेस होना बहुत कमेंडेबल है, बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। एंड एनी क्लोजिंग थॉट्स फॉर यू? आई जस्ट, मेरा मैसेज यंग इंडिया के लिए रहता है बिकॉज यू आर सच एन इंस्पायरिंग यंग मैन। तो मैं 2-3 चीज़ें हमेशा हर जगह बताता हूँ। पहली बात तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। किताबें पढ़ो, 10 से 20 पेज रोज़ पढ़ो और मिनिमम ½ एन आवर फिजिकल फिटनेस। एवरी बॉय और गर्ल ऑफ इंडिया, अगर आप आधा घंटा अपने शरीर को नहीं दे रहे हो ना तो देयर इज़ समथिंग। तो किताब पढ़ो, आधा घंटा इसमें दो, सेकुलर माइंडसेट बिल्ड करो, नैरेटिव को क्वेश्चन करो, भगत सिंह को फॉलो करो। ये आप पढ़ लो, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, यू विल गेट ऑल द आंसर्स दैट यंग इंडिया इज लुकिंग फॉर। टेक प्राइड इन योर नेशन, वी आर अ ग्रेट नेशन, वी आर अ ग्रेट bunch of people, and just love your nation and love the people who live in this nation. Now people take pride in the nation. I've seen this change. I am very happy. लेना चाहिए। I have genuinely seen this change. क्योंकि पहले मैं जब बात करता था लोगों से, छोटा था 10th 11th 12th में, मेरे आस पास वाले लोग बहुत बोलते थे मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, इंडिया में क्या है, सभी तो ख़राब है, अपना देश तो ऐसा ही है, छोड़ो, इधर से कुछ नहीं है। एंड टुडे व्हेन आई टॉक टू द सेम पीपल, सबका चेंज हो गया। नहीं भाई,
ये तो अपना ही है और ये बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया. टू मी दैट, बिकॉज मैं हमेशा से बहुत पेट्रियाटिक हूँ. सेम हियर, आई वेयर पेट्रियोटिज्म ऑन माय स्लीव. सेम लाइक मैं फ्लैग देखता हूँ और मुझे कुछ हो जाता है. एयरपोर्ट्स पे आप उतरते हो, फ्लैग देखते हो, रेलवे स्टेशन के बाहर, लाइक दैट गिव्स यू लिटिल, अंदर से एक स्पार्क देता है कि वाओ, लाइक दिस इज माय नेशन. एंड मैं आसपास मेरे फ्रेंड से क्वेश्चन करता था, क्यों भाई, मतलब वाई डू यू कीप क्रिटिसाइजिंग कंट्री. मेरा 1000 प्रॉब्लम है अपने देश में, बट स्टिल 1000 के बाद भी 1001 रीजन है वाई वी शुड लव इट, राइट. सो आई एम ऑलवेज लाइक दैट. एंड नाउ सीन द चेंज कि ये आसपास सब लोगों में आ रहा है. सो पीपल आर बिकमिंग मच 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 प्राउडर of this nation. So we must, the right form of patriotism. Yeah, there is not hyper nationalism, patriotism. There's a big difference. There's a big a big difference. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अगर हमने आपको वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस एपिसोड को किसी एक इंसान के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन किसी इंसान को बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे ले जा सकती है, कंट्री की रियलिटी के बारे में बता सकती है एंड बहुत सारी ऐसी नॉलेज अपग्रेड करने में हेल्प कर सकती है जो शायद उन्हें कभी किसी और सोर्स से नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस एपिसोड विद एटलीस्ट 1 person. मैं आपको अगली बार मिलूंगा. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.